IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास में पहली क्लास की ओर आज चलते हैं और फर्स्ट क्लास है आपका पाषाण काल। आज हम लोग पाषाण काल से शुरुआत कर रहे हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, इसे स्टोन एज कहते हैं। और पाषाण काल क्यों कहते हैं, एक सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो जिस काल में मानव ने पत्थर का यूज करना शुरू किया था और पत्थर का प्रयोग करके ही शिकार करता था और गुफाओं में रहता था, तो पत्थर का उपयोग करने के कारण ही इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। इस काल में ना तो धर्म का विकास हुआ था, ना तो समाज का विकास हुआ था, ना आर्थिक व्यवस्था का विकास हुआ था, और केवल मानव जो है, केवल एक जो है आखेटक और शिकार करने वाला मानव था। लेकिन धीरे धीरे यहीं से सभ्यता का विकास होता है। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, पाषाण काल क्या है, हम एक एक चीज को यहाँ पर देखेंगे। और पाषाण काल को जो अलग अलग एज में बांटा गया है, उनकी अपनी क्या विशेषता है, भारत के किन किन क्षेत्रों में पाषाण काल के अवशेष पाए जाते हैं, चाहे उत्तर भारत हो और चाहे दक्षिण भारत हो, सबको हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। कहीं कोई डाउट होता है तो आप उसको पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भारतीय पूरा पाषाण काल जो है उद्भव और विकास। पाषाण काल को तीन भागों में जो बांटा गया है, वहां से हम एक एक करके शुरू करेंगे। मानव के उपभोक्ता से रचयिता बनने की जो पुरातात्विक यात्रा है, हम इसको शुरू करते हैं और यहीं से एक एक चीज को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। याद है, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इतिहास के तीन कालखंड क्या होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, अंध ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं और ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। तो पहले तीनों का अंतर स्पष्ट कर लेना जरूरी है कि प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। इतिहास के कालखंड को जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती ना होने पाए कि प्रागैतिहासिक काल में किसको रखा जाता है, आंध्र ऐतिहासिक काल में किसको रखा जाता है और ऐतिहासिक काल में किसको रखा जाता है, और इनका क्या अंतर है। थोड़ा इनको पहले हम जान लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, इतिहास के तीन कालखंड में सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल। यानी जिस काल में, बहुत ध्यान समझिएगा, जिस काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध ना हो और इतिहास जानने का केवल एक ही साधन हो, तो उसे क्या कहा जाता है, प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आपको बता देता हूं, जब हम किसी भी देश का, किसी भी क्षेत्र का, कहीं का भी जब हम इतिहास पता करते हैं, तो इतिहास जानने के तीन स्रोत होते हैं। पहला कौन सा, एक होता है साहित्य। हमें साहित्य से जानकारी मिलती है कि वो राजवंश था, वहां के राजा थे, वो क्या काम करते थे। जैसे अर्थशास्त्र, जैसे पढ़नी के अष्टाध्यायी, जैसे वेद पुराण, ये सब क्या है, कि ये साहित्य है, इतिहास जानने के स्रोत है। दूसरा अगर बात करते हैं, एक होता है पुरातत्व। जो पुरातत्व होता है, इससे भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि किस राजा ने कौन से भवन बनवाए हैं, कौन से सिक्के चलाए थे, कौन से अभिलेख लिखवाए हैं। और एक होता है विदेशी विवरण। कोई विदेशी यात्री जो आता था, तो विदेशी यात्री का जो विवरण होता था, चाहे वो चीनी यात्री हुएनसांग हो, फाहियान हो, अरबी यात्री हो, या फिर जो है यूनानी यात्री हो, जो उन्होंने इतिहास हमारे देश के बारे में लिख रखा है, हमारे देश आने के बाद, यात्रा करने के बाद हमारे देश को देखा, समाज को देखा, उनकी गतिविधियों को देखा और उसको अपने लेखों में लिखा है, तो उससे भी हमें जानकारी मिलती है इतिहास की। तो इतिहास जानने के तीन स्रोत होते हैं, साहित्य, पुरातत्व और आपका विदेशी विवरण। लेकिन जब कोई भी इतिहास, कोई ऐसा कालखंड हो जिसका लिखित साक्ष्य ही ना हो, साहित्य ही ना हो, तो इतिहास जानने का केवल एक ही स्रोत हो सकता है, और वो क्या, पुरातत्व हो सकता है। तो प्रागैतिहासिक काल उसे कहा जाता है जिस काल में, बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, जिस काल में मानव ने केवल पुरातात्विक उत्खनन पर ही निर्भरता अपनी जो है रखी है, तो उस काल को हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो जिस काल में इतिहास जानने के केवल एक ही स्रोत, और स्रोत कौन सा हो, पुरातात्विक स्रोत हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और आपका महापाषाण काल का जो काल रहा है, इसको हम इसी में रखते हैं पाषाण काल में, अर्थात प्रागैतिहासिक काल में। क्योंकि पाषाण काल में ना तो विदेशी यात्री भारत में आए थे और ना ही साहित्य का विकास हुआ था,
तो उस काल के मानव ने जो पत्थर का यूज किया था, उन्हीं पत्थरों के को ध्यान में रखकर अनुमान लगाकर और इतिहास लिखा गया कि इस काल का मानव ऐसा रहा होगा, ऐसे शिकार करता होगा, ऐसे घूम घूम करके जीवन यापन करता होगा और एक्टिविटी कैसी करती होगी, सारा इतिहास हमें इन पत्थरों से मिला। इसीलिए हम प्रागैतिहासिक काल में पुरा पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल को रखते हैं। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पाषाण काल किस काल में आता है, तो प्रागैतिहासिक काल। और प्रागैतिहासिक काल किसको कहते हैं, तो बताना है कि जिस काल में इतिहास जानने के लिखित साक्ष्य न हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता होती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, पाषाण काल को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, महापाषाण काल, याद रखिएगा। दूसरा जो आपका आंध्र ऐतिहासिक काल है, इसमें साक्ष्य तो 2 मिले हैं, लेकिन एक साक्ष्य अभी उसके बारे में ठीक से जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दूसरे के बारे में जानकारी मिल गई है। जैसे लिखित साक्ष्य मौजूद है, परंतु पढ़ने में सफलता नहीं मिली हो या फिर संदिग्ध हो, तो इस काल में हम किसको रखते हैं, हड़प्पा और वैदिक काल को रखते हैं। अब ध्यान समझिएगा, हड़प्पा काल में ये एक मोहर मिली है और हड़प्पा काल में मोहरों पे देखो जो ये लिखा है, ये जो लाइन लिखी हुई है, इसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। तो साक्ष्य तो मौजूद है, लिपि तो मौजूद है, लेकिन कोई पढ़ नहीं पाया है। इसीलिए साक्ष्य तो 2 है और यहाँ साक्ष्य 1 थे, यहाँ साक्ष्य 2 है, लेकिन एक ही पर निर्भरता है। अभी एक के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो इसमें हम हड़प्पा और वैदिक काल को रखते हैं। तो हड़प्पा मैंने बताया कि केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर है, हड़प्पा की लिपि नहीं पढ़ी गई और न ही कोई विदेशी यात्री अभी तक आया कि जो हड़प्पा के बारे में उस समय बताया हो, उस हड़प्पा काल में कोई आया हो। दूसरा वैदिक काल का केवल इतिहास हमें साहित्य से मिलता है, अर्थात वेद से मिलता है, पुराणों से मिलता है, लेकिन वैदिक काल का पुरातात्विक साक्ष्य मौजूद नहीं है लेकिन मौजूद नहीं है। क्यों? उस काल के लोग छप्पर में लकड़ी और मिट्टी के जो है घर बना के रहते थे, तो साक्ष्य तो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन कुछ बर्तन पाए गए हैं जिनके आधार पर, जो मिट्टी के बर्तन थे, इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि इस काल के लोग मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, लेकिन उसकी स्पष्टता अभी नहीं है। इसीलिए वैदिक काल में साहित्य पर निर्भरता है और पुरातात्विक साक्ष्य अभी अस्पष्ट नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में पुरातात्विक साक्ष्य स्पष्ट है, लेकिन साहित्य अभी कंफर्म नहीं है। तो स्रोत 2 है लेकिन निर्भरता भी एक ही है, उसे हम आंध्र ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो आंध्र ऐतिहासिक काल याद रखिएगा, इसमें 2 काल आते हैं, हड़प्पा और वैदिक काल। हड़प्पा और वैदिक काल याद रखिएगा, ये दोनों आंध्र इतिहास में आते हैं। अब तीसरा स्टेज आता है कालखंड इतिहास का, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल किसको कहा जाता है, तो जिस काल में लिखित साक्ष्य भी मौजूद हो, पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद हो, साहित्य भी मौजूद हो और विदेशी यात्रियों के विवरण हो, तो उस काल को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिनमें इतिहास जानने के तीनों स्रोत मौजूद हो, साहित्य भी, पुरातात्विक भी और विदेशी यात्री के विवरण भी। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद का जो इतिहास मिलता है हमें, वो तीनों स्रोतों से मिलता है, इसीलिए उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो अगर एक लाइन में आपसे कहें कि प्रागैतिहासिक काल में एक स्रोत पर निर्भरता होती है इतिहास जानने की, आंध्र ऐतिहासिक काल में 2 स्रोतों पर निर्भरता होती है, लेकिन एक ही स्रोत अभी कंफर्म नहीं है। और ऐतिहासिक काल में जिनमें तीनों स्रोतों इतिहास जानने की जानकारी मिलती हो, उसे हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, आंध्र ऐतिहासिक काल में हड़प्पा और वैदिक काल, और ऐतिहासिक काल में हम बाकी सब इतिहास को रखते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों को जानना भी जरूरी था, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती हमें नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाषाण काल और पुरा पाषाण काल का विभाजन। सबसे पहले पाषाण काल की बात करें, एक सिंपल भाषा, कि जिस काल में प्रारंभिक मानव पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर था, मुख्य रूप से शिकारी और खाद्य संग्राहक था, घूम घूम करके भोजन इकट्ठा करता था, खा लेता था, शिकार करता था, बाकी कोई भी एक्टिविटी नहीं थी, न राजनीतिक व्यवस्था, न सामाजिक व्यवस्था, न धार्मिक व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल एक व्यवस्था थी, शिकारी और खाद्य संग्राहक, और पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर थे।
तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है मानव के विकास के आधार पर, पत्थरों के उपयोग के आधार पर। जैसे सबसे पहले 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल है। तो पूरा पाषाण काल का एक हिस्सा है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल की ही शुरुआत होती है। तो जमीन के आधार पर इसको बताया गया है कि सब एक सभ्यता के ऊपर दूसरी सभ्यता का विकास होता है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल आता है और पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 आपका पूरा पाषाण काल। पाषाण काल को जब हम 3 भागों में बांटते हैं तो नंबर 1 पूरा पाषाण काल, और इस पूरा पाषाण काल को पत्थरों के उपयोग के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। ये 3 भाग कौन कौन से हैं? ये 3 भाग ये हैं, एक निम्न पूरा पाषाण काल, एक मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते, इसे लिखा है पूरा पाषाण काल का विभाजन। फिर पाषाण काल को हम 2 भागों, दूसरा जो भाग है वो मध्य पाषाण काल है, जो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक है। और इसके बाद जो तीसरा है आपका, ये नव पाषाण काल है, जो 4,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक के बीच में है। तो पाषाण काल को मानव के विकास के आधार पर, पत्थरों के उपयोग के आधार पर हम इसको 3 कालक्रम में बांटते हैं। तो यहां मानव पूरा पाषाण काल में बिल्कुल शिकारी था, कोई ज्ञान नहीं था। जब इस काल में मानव 3 फेज में आगे चलता है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य और उच्च। जब उच्च पूरा पाषाण काल में आता है, मध्य में आता है, तो मानव ने यहीं पर अग्नि का आविष्कार किया। लेकिन अग्नि का आविष्कार का उपयोग तो कर दिया, लेकिन आग का उपयोग नहीं करना चाहता था। गलती से हो गया जब पत्थर को तोड़ रहा था। इसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, और मध्य पाषाण काल में मानव छोटे छोटे औजार बनाने लगा। इसके बाद आता है नव पाषाण काल, 4,000 से लेकर के और 1,000 तक। इस काल में मानव ने घर बनाना शुरू कर दिया, गांव बस्ती बनाना शुरू कर दिया, खेती करना शुरू कर दिया, पहिए का आविष्कार किया, चाक का आविष्कार किया, बर्तन बनाना शुरू कर दिया। तो इस काल के मानव ने यहीं से जो है, इसीलिए इसको नव पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव ने एक नए आविष्कार की शुरुआत कर दी। याद रखिएगा, तो पाषाण काल को पहले याद रखिएगा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल। लेकिन पूरा पाषाण काल बहुत लंबा है, तो पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है, पूर्व या निम्न, मध्य और उच्च पूरा पाषाण काल। और जब उच्च खत्म हो जाता है और तब आता है मध्य पाषाण काल, और फिर आता है नव पाषाण काल। अब जरा डेट देखो, आपको डेट के अनुसार समझ में आ जाएगा। तो पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है, मध्य और नव पाषाण काल को नहीं बांटा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले पूरा पाषाण काल शुरुआत होती है, पाषाण काल में सबसे पहले पूरा पाषाण काल की शुरुआत होती है। तो इस काल की शुरुआत 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है। इसको 3 भागों में बांटते हैं। पहला इसका जो भाग है, देखो यहाँ 25 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व, फिर 1 लाख से 40,000, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व लिखा है। अब जो 10,000 जो यहाँ लिखा है, देखो इसी के बाद यहाँ क्या शुरू हो जाता है, मध्य पाषाण काल, 10,000 से 4,000 और फिर 4,000 से 1,000। इस विभाजन को बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूजन कई लोगों में ये हो जाता है कि पूरा पाषाण काल कैसे फिर निम्न, मध्य, उच्च आ जाता है। यहाँ भी मध्य लिखा है, यहाँ भी मध्य लिखा है, दोनों में अंतर है। जो यहाँ मध्य लिखा है, इस मध्य के आगे क्या लिखा रहेगा, मध्य पूरा पाषाण काल लिखा रहेगा, जो सबसे पहले का है। मध्य पाषाण काल यह लिखा है, लेकिन यहाँ पूरा शब्द नहीं लगा हुआ है, ये बात याद रखिएगा। तो पाषाण काल सबसे पहले प्रारंभिक मानव जहां शुरुआत हुआ था उसे पूरा कहते हैं, फिर मध्य और फिर नव कहते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसको केवल सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है, इसको याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है। और देखो यहाँ जो है एक मैप बना करके इसको इस तरह से डायग्राम बना के बताया गया है कि पूरा पाषाण काल को ही 3 भागों में बांटा गया है। तो पूरा पाषाण काल का विभाजन 1870 में एडवर्ड जो है लार्टेन द्वारा किया गया था, क्योंकि इस काल का मानव जब शुरुआत हुआ, सबसे पहले बहुत बड़े बड़े पत्थर का यूज करता था शिकार करने के लिए, क्योंकि बड़े जानवर होते थे। समय के साथ जानवर छोटे होते गए और पत्थरों का आकार छोटा होता गया। क्यों? क्योंकि मानव जब शिकार करने दौड़ेगा तो जानवर छोटे हैं, वो भागेंगे, तो उनको मारने के लिए बड़े पत्थर का यूज नहीं कर सकते ना। तो याद रखिएगा कि पूरा पाषाण काल को जब 3 भागों में बांटा गया, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, जो है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, ऐसे पढ़ते हैं।
तीनों के कालखंड को अलग अलग किया गया है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। अब जो हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे, पूरा पाषाण काल के बारे में ही बात करेंगे, नवपाषाण काल और मध्य के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि सबसे नंबर 1 पर यही आता है। तो सबसे पहले इसकी व्याख्या करेंगे, नंबर 2 फिर मध्य पाषाण काल की व्याख्या करेंगे और फिर हम लोग नवपाषाण काल की व्याख्या करेंगे, इनके बारे में चीज बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूरा पाषाण काल की। तो याद रखिएगा, भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को कहा जाता है, याद रखिएगा। तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है, ये प्रागैतिहासिक काल के पिता इनको कहा जाता है। पाषाण काल की सभ्यताओं का इन्होंने ही उजागर किया था, याद रखिएगा। इनका जो जन्म है वो याद रखिएगा मई 1863 में। स्थिति स्थान याद है ना, तो रॉबर्ट ब्रूस फूड जो है, याद रखिएगा, इन्होंने मई 1863 में पहली बार पूरे पाषाण काल सभ्यता की खोज की भारत में। कहा किया? स्थान है पल्लोरम, मद्रास के समीप। ये मद्रास के समीप पल्लोरम है और सबसे पहली बार यहीं पर इन्होंने पाषाण काल के पत्थरों की खोज की थी और इसीलिए इन्हें जो है प्रागैतिहासिक पुरातत्व के क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। इनको याद रखिएगा। खोज, भारत का पहला पूरा पाषाण कालीन उपकरण हस्त कुठार की इन्होंने खोज किया था। हस्त कुठार मतलब होता है कुल्हाड़ी। पहली बार मानव कुल्हाड़ी का उपयोग करना शुरू किया था और हस्त कुठार का उपयोग पूरा पाषाण काल में किया जाता था जानवरों की हड्डियों को तोड़ने के लिए, जानवरों को मारने के लिए होता था। आगे की खोज डब्ल्यू किंग के साथ अति रपक्कम आपका जो है ये है आपका सितंबर में, और आपका बदम दुरे आपका जो है ये है। यहां पर भी इन्होंने जो है सभ्यता की खोज करने का प्रयास किया। तो सबसे पहली बार अगर कहा जाए पूरा पाषाण काल के पत्थर कहाँ खोजे गए, तो याद रखना पलवरम में। किसने खोजा है? रॉबर्ट ब्रूफुड ने। ये कौन है? ये प्रागैतिहासिक या पुरातत्व के पिता कहलाते हैं। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरा पाषाण काल के लोग याद रखना नेग्रिटो जाति के थे, ये भी याद रखिएगा। किस जाति के पूछा जाए तो नेग्रिटो जाति के थे, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पूरा पाषाण काल के जो 3 अलग अलग वर्ग मैंने अभी आपको बताया था, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, इनकी क्या विशेषता है, इनकी क्या क्या जो है कमियां हैं या क्या जो महत्व है, इनको देख लेते हैं। याद रखना निम्न पूरा पाषाण काल की बात करते हैं तो याद रखिएगा जीवन शैली पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर, आखेटक और संग्राहक खानाबदोश इनका जीवन था, अस्थायी निवास इनका नहीं था, ये बात याद रखिएगा। इनकी जो है कठोर क्वार्टरजाइट पत्थर का यूज करके ही ये लोग हथियार बनाते थे और उपकरण बना करके उसी से शिकार करते थे। उपकरण कौन से? चापर, चापिंग, हैंडेक्स, आपका क्लीवर, बड़े और जो है अनगढ़ जो है प्रकार के अलग अलग शेप के आकार के ये उपकरण का इस्तेमाल करते थे। तो याद रखना निम्न पूरा पाषाण काल के लोग जो हथियार यूज करते थे वो चापर और चापिंग था। ये क्या होता था अभी मैं आपको बताऊंगा। और हैंडेक्स मतलब होता है एक तरह से हथौड़ी, पत्थर की हथौड़ी बनाते थे, उसे हैंडेक्स कहते थे। और चापर वो होता था जिसमें दोनों तरफ धार होती थी पत्थर में, और चॉपिंग जिसमें एक तरफ धार होती थी। अभी आगे इसको डिटेल में हम आपको बताएंगे। निम्न पूरा पाषाण काल में याद रखिएगा, अगर हम मानव की बात करें तो निम्न पूरा पाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता है? याद रखा, उसको कहते थे होमो इरेक्टस कहते थे। होमो इरेक्टस जो मानव था वो किस काल का था? निम्न पूरा पाषाण काल का था, याद रखना। और इसी मानव ने आग की खोज किया था। अगर क्वेश्चन अभी आ जाए कि किस काल के मानव ने या किस मानव ने आग का आविष्कार किया था, बुखार चढ़ जाएगा लोगों को। याद रखिएगा होमो इरेक्टस नामक मानव ने ही आग का आविष्कार किया, ये बात याद रखिएगा। तो आग का आविष्कार हो चुका था पत्थर को तोड़ने के दौरान, जो उससे जो है चिंगारियां निकलती थी उससे, लेकिन मानव ने जो है आग की खोज पर अनियंत्रित उपयोग था, उसका उपयोग करना नहीं जानता था। फिर पूरा पाषाण काल में धीरे धीरे सभ्यता का विकास और ऊपर आगे आता है और आता है मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में जीवन शैली आखेटक थी, गुफाओं में निवास। यह गुफा में निवास नहीं कर रहे हैं,
यहाँ गुफा में निवास करना शुरू कर दिया, क्योंकि इनको भी अब थोड़ा सा एहसास होने लगा ठंडी का, गर्मी का और बाहरी आक्रमण का और जीव जंतुओं के खतरे का। ठंड से बचने के लिए आग का व्यापक उपयोग ये लोग करने लगे। याद रखिएगा, कच्चा माल, ये कहा जाए चट, जेप्सर और आपका जो है फिलिक, आपका जो है इस सब पत्थरों का उपयोग करते थे। छोटे छोटे पत्थर का उपयोग करके, अलग अलग जो प्रकार के पत्थर होते थे उन्हीं से जो है ये अपना उपकरण, हथियार बनाते थे। इस काल में खुरचनी, बेधनी और जो आपका बधनी नामक आपका जो है उपकरण बनाए गए। तो इस तरह के उपकरण क्यों बनाए गए? क्योंकि इसका तो आविष्कार हो चुका है। खुरचनी मतलब ये होता था छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े से मांस को छीलने के लिए, मांस के ऊपर के चमड़े को छीलने के लिए खुरचनी का इस्तेमाल करते थे। तो जैसे जैसे कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जैसे जैसे आवश्यकता हुई वैसे वैसे अलग अलग आविष्कार मानव करना शुरू कर दिया। तो इस काल में खुरचनी, आपका बेधनी और आपका जो है क्या कहते हैं अलग अलग उपकरण बनने लगे। इस काल के मानव, मध्य पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहते थे? इसको, इस काल के मानव को निएंडरथल कहा जाता था। निएंडरथल नामक मानव था। सल संस्कृति थी, याद रखिएगा इस काल में। और ये भी याद रखिएगा कि इस काल के मानव को पूछा जाएगा कि मध्य पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहा जाता है, याद है उसको जो है क्या कहते थे? निएंडर स्थल कहते थे। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरा है आपका उच्च पुरापाषाण काल। इसकी जीवन शैली हिमयुग की समाप्ति हो चुकी थी और गर्म जलवायु और कला का जन्म हो चुका था। इस काल में जब मानव गुफा में आया तो गुफा में चित्रकारियां करना शुरू किया। चित्रकारियां करने का मतलब ये था कि क्यों? क्योंकि जब पेट भरा होता था, गुफाओं में रहता था, तो जो उसके जीवन में आया उसको उसने उकेरना शुरू कर दिया। कच्चा माल, पत्थर के साथ हड्डियां, सींग और हाथी दांत का इस्तेमाल करता था। अब यहां पर देखो, पत्थर के साथ साथ हड्डियों का इस्तेमाल होने लगा, सींगों का इस्तेमाल होने लगा और हाथी दांत का इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि उनको ये मालूम चल गया कि इससे भी उपकरण या हथियार बनाए जा सकते हैं। मैंने कहा ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसके बाद इस काल में ब्लेड, ब्यूरिंग और आपका तर्शनी, सुई और आपका जो हारपून जैसे छोटे छोटे हथियार बनने लगे, जिससे जो है जानवरों को मारा जा सके। इस काल के मानव को होमो सेपियंस कहते हैं, जो आज का आधुनिक मानव है, जो हम और आप है। तो हम आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। वो किस काल में जन्म हुआ है? उच्च पुरापाषाण काल जन्म। अगर क्वेश्चन अगर आ जाए तब भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, ये सब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि आप और हम मानव अगर है। एक बात और याद रखिएगा, पहले इसको बता देता हूं, मानव है तो हमारा जन्म किस काल में हुआ है? तो उच्च पुरापाषाण काल में हुआ है। दूसरा, कभी कभी जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको इंटरव्यू में पूछ देते हैं कि आपकी जाति क्या है। तो जाति जो है वो नहीं बताना है, बताना है मानव जाति है। वो ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर जातिवाद है कि नहीं है। आपकी पढ़ाई क्या व्यापक स्तर पे हुई है कि छोटे स्तर पे हुई है? तो इंटरव्यू में पूछते हैं, ठीक है? तो इस बात को याद रखिएगा। वहां पूछा जाता है कि आपकी जाति क्या है, तो आपकी जाति मानव है, इस बात को याद रखिएगा। वहां मुंह खोल के मत बता दीजिएगा ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य, यादव, वर्मा, ये नहीं बताना है। वहां पर बताना है हमारी जात मानव जाति है, क्योंकि ये चीजें, यही आपको कॉमन सेंस की बात है, यही वो जानना चाहते हैं। इंटरव्यू का मतलब ही होता है कॉमन सेंस, कि आपको कितना कॉमन सेंस मजबूत है और आप 10,000 जनता या कहते हैं 10 लाख की जनसंख्या के बीच में आप काम करने लायक हैं कि नहीं है। क्योंकि 10 लाख की जनसंख्या के बीच में आपको काम करना पड़ेगा और आप लगे रोने तो क्या होगा। इसीलिए ये सब साक्षात्कार कराया जाता है आपके जो है मन को जानने के लिए कि आप कितना तेजी से डिसीजन ले सकते हैं और शार्प डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। निम्न पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहते थे? मध्य पुरापाषाण काल के मानव को और उच्च पुरापाषाण काल के मानव को क्या कहते थे? सबके अंतर को एक साथ बताना जरूरी था, जिससे आपको समझ में आए कि क्या है। ये भी एक ऐसा टॉपिक है जहां बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं। पाषाण काल को पढ़ना शुरू तो करते हैं बड़े अपने आप को ताकत लगा करके कि हम पढ़ेंगे, लेकिन जैसे पुरापाषाण निम्न उच्च में आते हैं, ये वो देखते हैं, वैसे दम तोड़ देते हैं और उसको बंद कर देते हैं। लेकिन अब बंद मत करिएगा, इसको एक बार वीडियो पूरा देखिएगा, आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे निम्न पुरापाषाण काल की आरंभिक संघर्ष और प्रशस्त उपकरण। निम्न पुरापाषाण काल के मानव किन हथियारों का यूज करता था? बिल्कुल यहाँ एक चीज बताऊंगा। और निम्न पुरापाषाण काल का क्षेत्र कहां पाया गया? तो 2 क्षेत्र याद रखिएगा। एक उत्तर पश्चिमी भारत पाकिस्तान के क्षेत्र में
सोहन घाटी का क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान में। सोहन घाटी संस्कृति में याद रखिएगा, यहाँ के लोग चापर और चॉपिंग, पेबुल पत्थर का यूज करते थे, हथियार का यूज करते थे। इसके इसीलिए इसे चापर चॉपिंग संस्कृति कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सोहन घाटी कहाँ है? पहला क्वेश्चन पाकिस्तान में। दूसरा, सोहन घाटी की संस्कृति जो है किस काल से जुड़ी हुई है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। चापर चॉपिंग संस्कृति का संबंध किससे है? निम्न पुरापाषाण काल से। चापर चॉपिंग है क्या? आपको पता होगा कि नदी जब बहती है पहाड़ों से, तो नदी जब बहती है तो किनारे बहते हुए जब बहती है तो बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो नुकीले हो जाते हैं पानी के बहाव से, पानी के रगड़ खाने से। तो याद रखना, पेबुल जो होता था, इस तरह का पत्थर आपने अक्सर देखा होगा। इस तरह के पत्थर आप जो नदी किनारे अक्सर देखे होंगे, इस तरह के पत्थर पाए जाते हैं। इसको फेंक के मारते थे शिकार करने के लिए। अब शिकार तो मार के ले आए, या शिकार जो है घायल हो गया है, कोई जानवर घायल हो गया, तो अब उसको मारना है। तो दो पत्थर था, दो हथियार थे इनके, एक चापर, एक आपका चापिंग। गांव में जो गड़ासा होता है ना, जिस पत्थर में एक तरफ धार होती थी, केवल एक तरफ धार हो, एक तरफ धार ना होती हो, जैसे आज का गड़ासा, जिससे जो है मांस को क्या करें, काट सके, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कर सके। तो चापर का मतलब होता है जिसमें जिस पत्थर में एक तरफ धार होती हो और जिससे आसानी से मांस को काटा जा सके। तो सोहन घाटी संस्कृति के लोगों ने चापर चापिंग का ही इस्तेमाल किया था। और चापिंग होता है खंडक, दोनों तरफ धार होती थी। अब दोनों तरफ अगर धार रहेगी तो उससे क्या होगा, जानवर को मारने में आसानी होगी। तो जानवर को घायल और मारने के लिए ही पत्थर का यूज किया गया था, क्योंकि उस काल का मानव शिकार करता था और शिकार पे ही वो डिपेंड था, बाकी कुछ नहीं करता था। ना तो उस समय धर्म का विकास हुआ था, ना तो उस समय कोई जो है राजनीतिक व्यवस्था का विकास हुआ था, ना कोई समाज था, ना कोई आर्थिक गतिविधियां थी। केवल एक गतिविधि थी, शिकार करना, आखेट करना और खा के सो जाना, फिर उठ के शिकार करना। तो इन हथियारों का यूज किया गया। तो कहा जाता है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आवश्यकता उनको हुई कि एक मांस को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाए खाने के लिए, तो क्या किया जाए। तो गड़ासा जैसा एक चापर बनाया और जो है चापिंग बनाया, जिससे दो तरीके से दो तरफ धार होगी, जिससे आसानी से जीव को मारा जा सकता है। तो याद रखना, निम्न पुरापाषाण काल में सोहन घाटी क्षेत्र में चापर चापिंग संस्कृति, पेबुल संस्कृति का विकास होता है। उपकरण, पेबुल पानी में घिस करके जो है चिकने पत्थर होते, इसे पानी में घिस करके चिकने पत्थर आपने देखा होगा अक्सर। चापर गड़ासा एक तरफ धार और चापिंग जो है खंडक, दोनों तरफ धार होता था, इसी का यूज करते थे। तो अगर पूछा जाए चापर चापिंग पेबुल संस्कृति का यूज किस काल में हुआ है, तो निम्न पुरापाषाण काल के लोगों ने किया है, सोहन घाटी क्षेत्र में किया गया है। सोहन संस्कृति भी इसको कहते हैं, इसको चापर चापिंग संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि इस हथियार यहाँ का मुख्य था। इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखना। हमें पूरा विश्वास है कि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, चापर चापिंग क्या होता है। दूसरी तरफ हम चलते हैं हैंडेक्स संस्कृति, या इसे हम मद्रासी संस्कृति कहते हैं। हैंडेक्स मतलब एक होता था हथौड़ा, जिसे आज हम लोग हथौड़ा कहते हैं। ये हैंडेक्स मतलब कह सकते हैं कुल्हाड़ी कह सकते हैं। पत्थर का एक हथौड़ा कुल्हाड़ी बनाते थे, जिससे बड़े बड़े जानवरों को मारते थे, तो उसका इस्तेमाल करते थे। तो दक्षिण भारत विशेषकर चेन्नई मद्रास के आसपास उपकरण भारी हैंडेक्स, हस्त कुठार, इसका उपयोग जानवर को काटने, खाल उधेड़ने और पेड़ काटने में होता था। इस याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो निम्न पुरापाषाण काल के लोग दो जगह पाए गए मुख्य रूप से, एक आपका पाकिस्तान के सोहन घाटी क्षेत्र में और एक आपका कहां पाए गए, हैंडेक्स संस्कृति अर्थात मद्रास में। आपसे पूछा जाएगा हैंडेक्स संस्कृति का संबंध किससे है, तो निम्न पुरापाषाण काल से। हैंडेक्स संस्कृति कहां पाई जाती है, मद्रास के क्षेत्र में, याद रखिएगा। और यहाँ हैंडेक्स संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि इस काल के लोगों ने हैंडेक्स नामक हस्तकुठार अर्थात जो है हथौड़ा नामक एक हथियार का आविष्कार किया था जानवरों को मारने के लिए, चमड़ा को जो है निकालने के लिए। इसीलिए याद रखिएगा, इस काल को जो हैंडेक्स संस्कृति कहते हैं उपकरण के आधार पर। और यहाँ इस उपकरण का उपयोग करते थे, इसलिए इसको चापर चापन संस्कृति कहते हैं। तो चापर चापिंग हो और चाहे हैंडेक्स हो, इसको याद रखिएगा, ये निम्न पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। इसको अच्छे से याद रखना, क्योंकि कंफ्यूजन वाला ऐसे ही होता है। तो जब तक हम डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से, चित्र के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं, तो चीजें याद नहीं होती। तो हमारा यही प्रयास है कि आपको डिटेल में एक एक चीज बताया जाए, जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना होने पाए और आपका समय बर्बाद ना हो।
निम्न पुरापाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य और खोज की बात करते हैं। तो याद रखना, सबसे पहली बार निम्न पुरापाषाण काल की खोज कहाँ की गई है? पल्लवरम तमिलनाडु में की गई है। पहला क्वेश्चन याद रखिएगा। 1863 में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही इसकी खोज किया था। क्वेश्चन कम से कम 10 बार आ चुका है। द्वारा भारत का पहला हैंडेक्स खोजा गया था। इन्होंने ही इस हैंडेक्स संस्कृति की खोज की थी यहाँ की, इसीलिए हैंडेक्स नाम दिया गया। और इन्हें भारतीय पुरातत्व विभाग का या प्रागैतिहासिक काल का इन्हें क्या कहते हैं? जन्मदाता कहते हैं, जनक कहते हैं, ये भी याद रखना। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने ही जो है पहली बार भारत में हैंडेक्स संस्कृति की खोज किया था, निम्न पुरापाषाण काल की खोज किया था। तमिलनाडु के क्षेत्र में किया था, पल्लवरम में किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, बोरी महाराष्ट्र में यहां से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर भारत में मानव की उपस्थिति 14 लाख वर्ष पुरानी मानी गई। ये महाराष्ट्र में जो है, ये हमें बोरी नामक स्थान से साक्ष्य मिलता है। हथनौरा मध्य प्रदेश में एक जगह है। हथनौरा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी में है। 1982 में अरुण जो आपका सोनकिया द्वारा नर्मदा मानव की खोपड़ी की खोज की गई थी। भारत में मानव का सबसे प्राचीन साक्ष्य यहीं से मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आया है क्वेश्चन कि मानव की खोपड़ी पहली बार किस घाटी में पाई गई? तो नर्मदा घाटी में पाई गई। और किस स्थान, किस राज्य में पाया गया? मध्य प्रदेश पाया गया। और किस स्थान पर पाया गया? तो हथनौरा नामक स्थान पर पाया गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो पहला मानव की खोपड़ी कहां पाई गई है? नर्मदा घाटी में। किस काल से जुड़ा हुआ है? निम्न पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, बिल्कुल एक एक चीज को अच्छे समझने का प्रयास करिएगा। तमिलनाडु में अति रामपक्कम एक जगह क्षेत्र है। भारी मात्रा में हैंडेक्स और क्लीवर पाए गए। प्रागैतिहासिक मानव के पैरों के निशान प्राप्त हुए हैं इस काल में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखना, चाहे अति रामपक्कम तमिलनाडु का क्षेत्र हो, और चाहे पल्लवरम का क्षेत्र हो, चाहे सोन नदी घाटी का क्षेत्र हो, और चाहे आपका जो बोरी का क्षेत्र हो, और चाहे आपका जो है हथनौरा मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, इन सबका संबंध किससे है? याद रखना, निम्न पुरापाषाण काल से है। इसको भूलिएगा मत, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, याद करिएगा। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती नहीं करनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की, क्योंकि पुरापाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया है। तो अब मध्य की बात करते हैं। इसे हम शल्क संस्कृति कहते हैं, और तकनीकी जो है छलांग कह सकते हैं। इस काल में नई नई तकनीकों का विकास हुआ। जैसे प्रसिद्ध पुरातत्वविद HD संकालिया द्वारा ने इसे शल्क जो है संस्कृति का नाम दिया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शल्क संस्कृति किसको कहते हैं? तो मध्य पुरापाषाण काल को कहते हैं। ये एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। ये नाम किसने दिया था? तो याद रखना, HD संकालिया ने दिया था। ये याद रखिएगा। इस काल में याद रखिएगा, कुछ नए आविष्कार हुए। बड़े पत्थर को तोड़ा गया और उससे छोटे छोटे हथियार बनाए जाने लगे, शल्क किए गए, और आपका प्राथमिक औजार शल्क होता था। इस काल में जो यह शल्क होता था, इसका उपयोग जानवर तो मार दिया बड़े जानवर को, लेकिन जानवर की खाल को निकालना है तो दांत से तो काट के निकालेंगे, क्योंकि मोटी चमड़ियां होती थी जानवर की। और जब तक खाल नहीं निकालेंगे, उसकी चमड़ा नहीं निकालेंगे, मांस कैसे खाएंगे? तो इस काल के लोगों ने बड़े पत्थर को तोड़ करके खुरचनी बनाया। अब छोटा पत्थर खुरचनी, खाल देखो साफ साफ लिखा, खाल उतारने के लिए, और उससे खाल को अर्थात चमड़े को उतारने के लिए। ठीक है, तो मैंने वही शुरू कहा था, आवश्यकता आविष्कार की जननी। आप अपने घर में जब कोई काम करते हैं, और मान लो कोई कुछ लकड़ी कुछ की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या करते हैं? कोई लकड़ी तोड़ा, कुछ कहीं लगा दिया, जुगाड़ करके काम करते हैं। तो वही जुगाड़ की ही आवश्यकता आविष्कार की जननी होती चली गई। इनको महसूस हुआ कि खाल कैसे उतारा जाए। तो कोई पत्थर मिला होगा, उस पत्थर से एक बार किया होगा तो उनको सहायता मिली होगी। उनको लगा होगा कि नहीं, ऐसे ही पत्थर बनाया जाना चाहिए खुरचनी के रूप में, जो आपका चमड़े को छील सके। ठीक है। दूसरा, बेधनी, तीर या भाले के आगे लगाने के लिए होता था। ऐसे बेधनी होती थी। इसको ऐसे पत्थर के होते थे और नुकीले होते थे, और इसको जो है क्या करते थे, तीर या भाले के आगे से लगा देते थे और उससे जानवरों को मारते थे। ठीक है। और आपका जो क्या कहते हैं, तो बेधनी हो गया। और एक आपका बेधनी होती थी, यहाँ पे देखो वा लिखा, वहां पे बा लिखा है। ये बेधनी क्या है? लकड़ी या चमड़े में छेद करने के लिए होता था इसका इस्तेमाल। ये इस तरह का होता था जो लकड़ी में छेद करने के लिए। तो जब हम
व्यू के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं तो जल्दी याद हो जाता है। इस चीज को आप कभी पढ़े होंगे तो आपको बड़ा प्रॉब्लम हुई होगी। तो पुरानी तकनीक क्या है कि भारी कॉटरजाइट पत्थर, याद रखेगा, मुख्य कोर से औजार बनाते थे। नई तकनीक लचीले पत्थर, चट, जेप्सर, आपका जो है छोटे जो मुलायम पत्थर होते थे उनका इस्तेमाल करने लगे। कोर से छिले हुए और सल्कों से औजार बनाते थे और उससे जो है अपने उपकरण हथियार तैयार करके शिकार करते थे। याद रखिएगा, ये आपका मध्य पूर्व पाषाण काल की बात कर रहे हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल की बात करें तो प्रमुख केंद्र और उद्योग, पहला बात है ना, मध्य पूर्व पाषाण काल का जानकारी हमें नेवासा महाराष्ट्र से मिलता है, जो है अहमदनगर जिले में परवरा नदी है। याद रखना, ये जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यहीं पर एच.डी. संकालिया द्वारा उत्खनन कराया गया। यह मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल है जहां से उच्च गुणवत्ता के चट, आपका जिप्सम, सल्क उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से ऐसे उपकरण पाए गए हैं। तो महाराष्ट्र का जो प्रवरा नदी घाटी का क्षेत्र है ये मध्य पुरापाषाण काल से जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, लूनी घाटी राजस्थान, राजस्थान में लूनी नदी बहती है। वहां पर थार मरुस्थल में डिडवाना और लूनी नदी के आसपास का जो क्षेत्र था, यहाँ से मिले उपकरणों को लूनी उद्योग कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर पत्थरों से औजार हथियार बनाने का एक कारखाना के रूप में यहाँ पाया गया। याद रखिएगा, तो पहला क्षेत्र महाराष्ट्र का नेवासा आपका परवरा नदी घाटी में, दूसरा आपका लूनी नदी घाटी महाराष्ट्र राजस्थान में आपका डिडवाना में, और तीसरा आपका नर्मदा मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी में आपका समनापुर में। यहाँ से बड़ी मात्रा में मध्य पुरापाषाण कालीन चट के उपकरण प्राप्त हुए हैं। सोन और बेलन घाटियों में भी इसके स्पष्ट मिलते हैं। याद रखिएगा, तो बेलन नदी के बारे में अलग से बताऊंगा, इसी क्लास में अभी आगे बताऊंगा, क्योंकि वहां से हर सभ्यता की चीजें पाई गई हैं, तो उसको सोचा अलग से डिटेल बता देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलती हमें वहां नहीं करनी है। अब बात करते हैं उच्च पुरापाषाण काल की आधुनिक मानव और ब्लेड संस्कृति। इसी काल में याद रखना, होमोसेपियंस अर्थात आधुनिक मानव जो हम और आप हैं, इसका विकास इसी काल में हुआ है, उच्च पुरापाषाण काल में। इसको अच्छे से याद रखिएगा। पर्यावरणीय बदलाव, इस काल में पर्यावरणीय बदलाव हुआ। हिमयुग का अंतिम चरण था। जलवायु का गर्म और सूक्ष्म होना, जिससे कई वनस्पतियों और जीवों का विकास हुआ। इस काल में कई और वनस्पतियां और जीव जंतुओं का विकास हुआ। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा याद रखना, मानवीय और तकनीकी क्रांति, होमोसेपियंस ज्ञानी आधुनिक मानव का उदय इसी काल में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता दे रहा हूं, इसको अच्छे से याद रखना कि आधुनिक मानव जो हम और आप हैं इसी युग में जो है जन्म लिए हैं। ब्लेड और आपका क्यूरिन, सल्क अब लंबे और पतले ब्लेड और नक्काशी करने वाले क्यूरिंग आपका में बदल गए। अब यहाँ पे ब्लेड बनाए जाने लगे, अर्थात ऐसे पत्थर को काट के पतले पतले फलक बनाए जाते थे जिसको फेंक के मारा जा सके जानवरों को। अस्थि उपकरण, पहली बार पत्थरों के साथ जानवरों की हड्डियों, सींगों और हाथी दांत का उपयोग होने लगा, जैसे सुई और आपका हार्नपून, शुरू मैंने बताया था। तो इस काल का मानव, इससे पहले का मानव केवल पत्थर का यूज करता था अलग अलग बना के, लेकिन जब इस काल में मानव आया तो पत्थर को लगा पत्थर तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो जानवरों की हड्डियां होती हैं वो भी बड़ा काम की है, और हड्डियों से हम चमड़े को सिल सकते हैं, उसको कपड़े के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, और हड्डियों से हम जो है अलग अलग हथियार बना सकते हैं, सींगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मानव ने, क्योंकि जंगल में ही रहता था, तो सींग इस सबको जब देखता था तो सोचता था कहीं न कहीं कोई काम आ सकता है। जिसका भी भाई हम मान लो कहीं जाते हैं बाहर, कोई लोहे का सामान मिल जाता तो उठा लेते हैं, और तुरंत दिमाग में आता है कि अच्छा इसका इस्तेमाल कहीं किया जा सकता है। हाँ, इसका इस्तेमाल वहां किया जा सकता है, दरवाजे में लगा देंगे तो कुंडी का काम करेगा। बात समझ में आया? तो तुरंत दिमाग में आता। तो जब मानव घूमता था शिकार करने के लिए और देखा कि शिकार करने के बाद, खाने के बाद हड्डी वही छोड़ दिया, बाद में लगा कि हड्डी तो बिल्कुल तिरछी है, तो इससे कोई चीज बनाई जा सकती है, तुरंत उसको ले आते थे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया लोहे का, हम कहीं जाते हैं, कोई लकड़ी मिल जाती है, कोई डंडा मिल जाता है, तो उसको भी सोचते कोई काम आएगा, इसको ले चलो घर। समझ में नहीं आया? तो ऐसे ही उस काल का मानव भी यही काम करता था। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल और अमूर्त चिंतन का जन्म। इस काल में याद रखिएगा, भीमबेटका नामक एक गुफा में चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। चित्रकला के सबसे पुराने साक्ष्य यहीं पाए गए। हरे और गहरे लाल रंग का उपयोग हुआ।
मुख्य दृश्य जंगली जानवरों का शिकार करना। इस काल का मानव जंगली जानवरों का शिकार उकार करता था, याद रखिएगा, इसके बारे में मैंने बताया भी है आपको। इसके अलावा जो है पटने महाराष्ट्र, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके जिस पर जो है नक्काशी की गई थी और इसमें बने मनके प्राप्त हुए, ये देख सकते हैं। शुतुरमुर्ग के अंडे के ऊपर कलाकारी कर दी गई है और उसका इस्तेमाल लोग, क्योंकि अंडे का जो छिलका होता है मोटा होता था, तो उसका इस्तेमाल किसके रूप में करते थे? मनके के रूप में करते थे, आभूषण के रूप में करते थे, याद रखिएगा। उस पर भी कलाकारियां की गई है। उस काल का मानव इतना आगे था। आपका लोहदा नाला, बेलन नदी घाटी आपका उत्तर प्रदेश में है। हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है। यह कला और धर्म का सबसे प्राचीनतम प्रमाणित साक्ष्य, याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक लोहदा नाला से बेलन नदी घाटी में एक हड्डी की बनी मूर्ति पाई गई है मातृ देवी की। तो अगर आप पूछा जाए कि मातृ देवी की मूर्ति किस काल की है, तो उच्च पुरापाषाण काल की मूर्ति पाई गई है बेलन नदी घाटी में। तो धर्म की ओर संकेत थोड़ा मिलता है, ये याद रखिएगा, इसी काल में। और बागोर, आपका बाघोर सोन घाटी मध्य प्रदेश में यह वृत्ताकार चबूतरा पाया गया है जिसके बीच में प्राकृतिक पत्थर रखा है। यह भारत का सबसे पुराना देवी स्थल माना जाता है। ऐसा विद्वान कहते हैं कि सबसे पुराना देवी स्थल है, ये भी याद रखिएगा। तो इस काल से थोड़ा थोड़ा धर्म की जानकारी खास करके जनजातीय क्षेत्र में जो होता था मिलने लगा था। लोग प्रकृति पर विश्वास करने लगे थे। तो याद रखिएगा, प्रकृति की पूजा ही को लोग करते थे। जब कोई आपदा आती थी तो उनको लगता था कि अगर ये प्रकृति की देन है, तो लोग अपना कोई ना कोई प्रार्थना का एक केंद्र बना लेते थे। उसी तरीके से ये काम हुआ है। तो जो आमूर्त चिंतन का जन्म हुआ इस काल में, ये भी अपने आप में बहुत अतुलनीय है, इसको याद रखना जरूरी है। दूसरा, अगर कहा जाए कि भारत में चित्रकला की शुरुआत किस काल में होती है, तो भीमबेटका में ये होती है। मैंने पहले भी बताया है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बेलन नदी घाटी की बात कर लेते हैं, जिसे हम मानव विकास की खुली किताब कहते हैं। बेलन नदी घाटी में हर पाषाण काल के हर काल की जानकारी मिलती है। बेलन नदी, याद रखिएगा, ये प्रयागराज और मिर्जापुर में बहती है और ये टोंस की सहायक नदी है, याद रखिएगा। तो टोंस नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। अगर ये गंगा नदी है तो यहीं पे नदी बहती है टोंस, तो टोंस किसकी सहायक नदी? गंगा की। और गंगा की और टोंस की सहायक नदी कौन है? बेलन। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि बेलन नदी घाटी में जो अलग अलग सभ्यताएं पाई गई हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे, वो किसकी सहायक नदी है? तो टोंस की सहायक नदी है। और टोंस किसकी है? गंगा की, याद रखिएगा। और एक टोंस नदी और भी है, याद रखिएगा, वो आपका हिमाचल प्रदेश बहती है, जो यमुना की सहायक नदी है। तो यमुना की सहायक नदी हिमाचल प्रदेश में टोंस नदी बहती है और मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत से निकल करके गंगा में मिलती है, प्रयागराज के पास टोंस नदी है, वो आपका जो है गंगा की सहायक नदी है। और उसकी सहायक नदी कौन है? बेलन, याद रखिएगा। तो इसको भी हमें जानना जरूरी है। तो भूगोल का इस्तेमाल करके जब तक हम नहीं जानेंगे हमें चीजें पता नहीं चलती हैं। तो बेलन नदी घाटी में, याद रखिएगा, यहां से हर सभ्यता की जानकारी मिलती है। थोड़ा इसको देख लेते हैं। टोंस नदी की सहायक नदी के किनारे बसा यह क्षेत्र विंध्य पर्वतमाला और गंगा के मैदानों के बीच का संक्रमण क्षेत्र है। इसका उत्खनन जी.आर. शर्मा ने किया था। ये जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, पुरातत्व विभाग के। इन्होंने बेलन नदी घाटी के में बहुत काम किया है, याद रखिएगा। यहाँ के जन्मदाता इन्हीं को कह सकते हैं। और टोंस नदी की सहायक नदी कौन है आपका? याद रखिएगा, तो बेलन नदी है, ये याद रखिएगा, मैंने बता ही दिया था। मानव विकास का टेक्स्ट बुक, भारत का एकमात्र क्षेत्र जहां निम्न पुरापाषाण काल से लेकर के ताम्रपाषाण काल तक के साक्ष्य एक ही क्रम में, एक ही स्तर में मिलते हैं। आखेटक से उत्पादक, यह घाटी शिकारी मानव के अस्थायी किसान बनने की पूरी कहानी का प्रमाण देती है कि निम्न पुरापाषाण काल से जानकारी यहाँ मिलती है और यहाँ आधुनिक मानव जो किसान आज है वहां तक की जानकारी मिलती है। तो पूरे इतिहास में, याद रखिएगा, पाषाण काल में बेलन नदी घाटी में हर काल के बारे में जानकारी मिलती है। इसको याद रखना है, यहां से अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना होने पाए, ठीक है। क्या है इसको देख लेते हैं। बेलन का अस्त्र विन्यास, पाषाण से तम पाषाण का निरंतरता, याद रखिएगा। अब इसको जो है एक लेयर के माध्यम से समझाया गया, समय और विकास का क्रम दिखाया गया है। तो यहाँ का मानव, यहाँ पे बेलन नदी घाटी में पहले निम्न पुरापाषाण काल के लोग आए, हैंडेक्स और आपका क्लीवर का इस्तेमाल करते थे। निम्न पुरापाषाण काल के लोग पहले जीवन यापन शुरू किया। जब ये खत्म हो गए तो इन्हीं के ऊपर दूसरा विकास हुआ मध्य पुरापाषाण काल का।
तो यहाँ मध्य पूरा पाषाण काल के लोग रहने लगे और शल्क उपकरण आपका इस्तेमाल करने लगे। फिर इनके ऊपर उच्च पूरा पाषाण काल के लोग आए, इसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल के लोग यहाँ पर रहने लगे, जिन्होंने आपका जो ब्लेड क्यूरिंग आप अस्त्र उपकरण का इस्तेमाल करने लगे। फिर इसके बाद मध्य पाषाण काल के लोग भी इसी पे अपना जो है काम शुरू किया, बसना शुरू किया, सूक्ष्म पाषाण उपकरण बनाने लगे, याद रखिएगा। फिर इनके ऊपर नवपाषाण काल के लोग आए, इनके बाद नवपाषाण काल के लोग आए और यही कृषि, पशुपालन, चावल और मृदभांड ये सब करने लगे, खेती करने लगे। और फिर इसके बाद ताम्रपाषाण और यहाँ पे महापाषाण काल का आया। तांबे का उपयोग लोहे की शुरुआत हो जाती है, तो ताम्रपाषाण का मतलब होता है तांबे के साथ पत्थर का उपयोग करना। जिस काल में मानो तांबा और पत्थर दोनों का उपयोग किया उसको ताम्रपाषाण काल कहते हैं, जो अगले क्लास में बताऊंगा मैं आप लोगों को। अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेलन नदी घाटी में निम्न पुरा पाषाण काल से लेकर ताम्र पुरा पाषाण काल तक का मानव सभ्यता यहाँ रही है। समय के साथ पहले ये एक एक क्रम में आए सब लोग, इसको याद रखिएगा। इसीलिए इतिहास में बेलन नदी घाटी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आए तो आपका गलत ना होने पाए। बेलन घाटी आर्किटेक्ट से उत्पादक बनने का जो सफर पूरा हुआ, इसको शुरू कर देते हैं, एक समझ लेते हैं। लोधा नाला, लोधा नाला में याद रखिएगा, यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल के हट्टी की बनी माता देवी की मूर्ति, धर्म और कला का आरंभिक यहाँ पर हमें जानकारी मिलती है, ये बता दिया मैंने। चौपानी मांडो, मध्य पाषाण से नवपाषाण काल का संक्रमण काल। जंगली चावल, दुनिया के सबसे प्राचीन हस्त निर्मित आपका मृदभांड और आरंभिक झोपड़ियों के साक्ष्य पाए गए चौपानी मांडो से। याद रखिएगा चौपानी मांडो कहाँ है, ये आपका जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। महा जो है गढ़ा, ये नवपाषाण काल का है। विशाल गौशाला, पशु बाड़ा पाया गया, यहाँ खुरों के निशान पाए गए और गोलाकार झोपड़ियों और कृषि के साक्ष्य यहाँ पाए गए। और यहाँ बाड़ा बना करके पशुओं को रखा जाता था जिससे पहले, वैसे इसके साक्ष्य पाए गए कहाँ से, महागढ़ा से। ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, आपका मिर्जापुर क्षेत्र में है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कृषि का उदय होता है। नवपाषाण काल का प्रमुख बस्तियां कहा जाए तो कृषि का उदय होता है कोलडिहवा, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से चावल, धान की खेती के साक्ष्य, प्राचीनतम साक्ष्य पाए गए, जिसको मैंने आपको शुरू में ऊपर बता ही दिया था। यहाँ से याद रखना, मिट्टी के बर्तनों के यहाँ पे टुकड़ों में धान की भूसी चिपकी मिली है। नवीनतम खोजों के अनुसार संत कबीर नगर का लहुरा देव इससे भी प्रमाणित है, जो मैंने आपको डिटेल बता दिया है, याद रखिएगा। तो लहुरा देव में याद रखिएगा सबसे पहले कृषि शुरुआत होती है और सबसे पहले चावल की शुरुआत होती है, जो संत कबीर नगर में स्थित है, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य और पाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मिली है। अस्थायी जीवन, गेहूं और जौ की खेती के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। ये भी हमें याद रखना, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो याद रखना ये सब इंपॉर्टेंट है। और मेहरगढ़ के बारे में मैंने बता दिया, बलूचिस्तान में है। कोलडिहवा के बारे में बता दिया है। लहुरा देव के बारे में मैंने डिटेल बता दिया है, जिससे आपको क्वेश्चन गलत ना होने पाए, ठीक है। अब जरा हम इनको सबको अगर देख ले जाए तो एक तुलना कर लेते हैं। जैसे भीमबेटका, होमोसेपियंस मानव की गुफा थी, प्रथम मानव गुफा चित्रकला का उदाहरण मिलता है। तो पहली बार गुफा चित्र की शुरुआत कहाँ होती है, भीमबेटका में, पाषाण काल में। याद रखिएगा भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है। दूसरा बुर्जहोम, जहां पर गर्त आवास के साक्ष्य पाए गए थे। याद रखिएगा पालतू कुत्तों को मालिक के शव के साथ दफनाया गया है। आगे क्लास में बुर्जहोम के बारे में पूरा मैंने बताया है, अभी आगे जब हम नवपाषाण काल पढ़ेंगे। सराय नाहर और मदहा, याद रखिएगा यह मानव के अस्थिपंजर का पहला अवशेष पाया गया है, इसके बारे में भी आगे बताया गया है। सराय नाहर रायसेन मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य पाए गए हैं, ये भी मैं आगे बताऊंगा डिटेल में। याद रखना यहाँ पर जो है ये एक साथ कई कब्र पाई गई, एक कब्र में 3-3 4-4 लोगों को दफनाया गया था, तो अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कोई बाहरी आक्रमण या मानवीय आक्रमण हुआ था। इसके अलावा याद रखिएगा पिकली हल, याद रखना भस्म टीले पाए गए हैं और निवास स्थान के साक्ष्य पाए गए दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में याद रखना जो भस्म टीले पाए गए हैं वो कैसे पाए गए हैं, उसको भी मैंने जो है आगे क्लास से बताया है डिटेल में, उसको भी जाके देख लीजिएगा पूरा। जैसे जो है क्या करते थे, गोबर को इकट्ठा करके जला देते थे और जो राख मिल जाती उसे भस्म टीले कहते थे। इस तरह के टीले पाए गए दक्षिण भारत में, याद रखिएगा। नवपाषाण काल में इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा हम और जो है चीजों को समझ लेते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं उनकी क्या विशेषता है, जैसे नेवासा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है, परवरा नदी घाटी क्षेत्र में है। यहाँ पर रोमन जो है अरेटाइन शैली के बर्तन, पर्सन का साक्ष्य पाया गया, अर्थात यहाँ पर जो है जूट का साक्ष्य पाया गया है। अतरंजी खेड़ा, याद रखना ये उत्तर प्रदेश के मेरठ में है।
यहाँ लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए। पहली बार भारत में लोहे की खोज यहीं पर हुई थी, अतरंजी खेड़ा में, याद रखिएगा। यहाँ लोहा गलाने के साक्ष्य पाए गए। यहाँ लोहे की खोज पहली बार यहीं पूरे भारत में हुई है 1000 ईसा पूर्व में। माहुर झारी, याद रखना, ये इस्पात का साक्ष्य यहाँ से पाया गया है। चिरान बिहार में है आपका, सारण जिले में, हड्डी के ऊपर पाए गए और यहाँ से बड़ी मात्रा में, याद रखना, जो हड्डी पाई गई हिरन की पाई गई है, वो भी आगे मैंने बताया डिटेल में। इनाम गांव, याद रखना, माता देवी की प्रतिमा पाई गई है। विविध शिल्पों के प्रचलन के प्रमाण पाए गए हैं, ये भी हमें याद रखना, ये भी कुछ साक्ष्य हैं, जानना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को और समझ लेते हैं जो अभी आगे आपको पढ़ना है। जैसे बागौर और जो है आदमगढ़, भारत में पहली बार यहीं पर पशुपालन के प्रथम साक्ष्य पाए गए, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत भारत में कहां से होती है, तो याद है ना, मध्य पाषाण काल में होती है। पहली बात तो आगे पूरा डिटेल में मैंने बताया है कि चीज को। बागौर और आपका जो है आदमगढ़, बागौर राजस्थान में है और आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है, होशंगाबाद जिले में है। और पहली बार यहीं के मानव ने लोग है पशुपालन की शुरुआत यहीं से होती है। लंगनाज गुजरात में, मध्य पाषाण संस्कृति है, माइक्रोलिथिक के सर्वोत्तम साक्ष्य यहाँ पाए गए हैं। कायथा और एरन, भारत में ताम पाषाण संस्कृति की सबसे प्राचीन बस्तियां, जिसको आगे मैं क्लास में बताऊंगा। दैमाबाद, ये दक्षिण भारत का सबसे महाराष्ट्र में है और यही जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु था। जौरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था, यहाँ पे जौरवे संस्कृति पाई गई थी, आगे बताऊंगा ताम्रपाषाण में। गिलूद, ये प्रशस्त फलक यहाँ पाया गया है, उसके उद्योग थे, फलक बनाए जाते थे, ये भी बताऊंगा आगे में। आपका गुनकेरिया मध्य प्रदेश में है, भारत में सबसे बड़ी ताम्र निधि यहीं पाई गई है, तांबे की बहुत बड़ी खेप पाई गई है। इन सब के बारे में बताऊंगा आगे, क्यों यहाँ पे हमें इनकी थोड़ा विशेषताओं को थोड़ा जान लेना है, क्योंकि इनके अपने अपने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जान लेते हैं कि क्वेश्चन वहां से कैसे पूछा जा सकता है, उसकी एक एक विशेषता को चित्रात्मक तरीके से मैप के माध्यम से हम एक एक चीज बताएंगे आपको, तो आप इसको पूरा वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और पूरा पाषाण काल के बाद अब हम लोग जो है मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि मध्य पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से स्थल पाए गए हैं, और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे यहाँ पे क्या नया हुआ था, कैसे हुआ था। एक एक चीज को बिल्कुल मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। कहीं कोई डाउट होगा तो आप पूछिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं होलोसीन युग का आरंभ, याद रखिएगा, जब जैसे ज्योग्राफी में, इतिहास में अलग अलग काल होते हैं, तो मौसम जब बदलता गया, कभी बर्फ पड़ती थी तो कभी जो है बहुत ज्यादा तापमान अलग अलग हो जाता था, तो होलोसीन युग का आरंभ होता है 9000 ईसा पूर्व में। मध्य पाषाण काल, इसे जो है मेसोलिथिक युग भी कहते हैं, जो याद रखिएगा लगभग 9 या 10,000 से लेकर के 4000 ईसा पूर्व के बीच में इसको माना जाता है। होलोसीन युग से आरंभ इसका होता है, याद रखिएगा। और ये कब से होता है, तो लगभग 9000 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के और 4000 ईसा पूर्व तक के हम काल को मध्य पाषाण काल कहते हैं। इसको हमें याद रखना है। तो शुरू में थोड़ा सा पहले मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इनको अच्छे समझ लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आए समझ में आ जाए आपको आए तो मध्य पाषाण काल में याद रखिएगा मानव ने पत्थरों का उपयोग छोटा करना शुरू किया, क्योंकि इस काल में होलोसीन युग में जानवर छोटे होने लगे। अब छोटे जानवर तेज भागते थे, तो मानव बड़े पत्थर लेकर के उनके पीछे नहीं दौड़ सकता था। ऐसी स्थिति में मानव ने क्या किया, छोटे हथियारों का आविष्कार किया, जैसे तीर धनुष, भाले का आविष्कार किया कि हम खड़े खड़े शिकार कर सके, क्योंकि जानवर छोटे और तेज भागने वाले थे। तो होलोसीन युग से आरंभ होता है। होल्डर माइकल आपका जो है वेस्ट्रप द्वारा सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया गया और 1867 ईस्वी में ACL जो है क्लाइलन जो है द्वारा विंध्याचल क्षेत्र में प्रथम खोज किया गया था मध्य पाषाण काल। नव पाषाण काल की खोज, मध्य पाषाण काल की खोज या पूर्व पाषाण काल की खोज कहां कहां पहली बार की गई थी, तो उसी तरीके से मध्य पाषाण काल की खोज पहली बार विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में सर्वप्रथम खोजा गया था। किसने खोजा था, तो ACL जो है क्लाइकल ने इसको खोजा था। इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। ठीक है, नव पाषाण काल की बात करते हैं। याद रखना, नव पाषाण काल को नव पाषाण क्रांति और अन्न उत्पादक संस्कृति कहा जाता है, जो आपका गार्डन चाइल्ड द्वारा
1936 ईस्वी में याद रखना जो है मैन मेक आपका हिमसेल्फ नामक पुस्तक लिखी था, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दिया। 1865 ईस्वी में जॉन लुबाक द्वारा नामकरण इसको दिया गया था नवपाषाण काल। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नवपाषाण काल नाम किसने दिया था, तो याद रखना जॉन आपका लुबाक ने दिया था। और 1860 ईस्वी में याद रखना मैसूरियन द्वारा टोंस नदी घाटी में भारत में प्रथम खोजा गया था नवपाषाण काल। टोंस नदी कहां पर है, याद रखना इलाहाबाद के पास है, ये गंगा की सहायक नदी है, वहीं पर जो है इसकी खोज की गई थी पहली बार। तो याद रखना मध्य पाषाण काल की पहली बार खोज कहाँ की गई, विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में, बाद में धीरे धीरे हर जगह पाया गया। और नवपाषाण काल स्थल जो है टोंस नदी घाटी में पहली बार खोजा गया था मैसूरियन द्वारा। ये भी एक तथ्य है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सूक्ष्म पाषाण माइक्रोलिथिक उपकरणों में क्रांति, मैंने आपको शुरू बताया था कि इस काल को हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। और मध्य पाषाण काल याद रखिएगा पूरा पाषाण नवपाषाण काल के बीच का एक संक्रमण काल है। इस काल में मैंने बताया कि जानवर छोटे होने लगे, इसीलिए छोटे हथियारों का आविष्कार हुआ। जैसे यहाँ देखो बड़े बड़े पत्थर हैं, इन पत्थरों के आकार क्या कर दिया गया, छोटा कर दिया गया, और इससे और छोटा कर दिया गया, याद रखना भाले और तीर धनुष का आविष्कार किया गया। क्योंकि जानवर छोटे होते थे, उनको मारना, भाग दौड़ करके मारना आसान काम नहीं था, इसीलिए मानव अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए छोटे हथियारों का उपयोग किया। तो छोटे हथियारों का उपयोग करने के कारण इसको माइक्रोलिथिक कहा जाता है, याद रखिएगा। सामग्री मुख्य रूप से आपका जो है क्या कहते हैं, चलसे टोडो, आपका स्पिट और आपका हल्का भूरा जो है क्या कहते हैं पत्थर होता था। आकार 1 से 5 सेंटीमीटर के छोटे और धारदार हथियार या औजार बनाने लगे। याद रखना ये बहुत बात, वो तकनीक क्या थी, क्या देना फ्लूटिंग तकनीक द्वारा निर्मित होते थे। इनको जो है तोड़ा जाता था और उनको उसमें जो है धार बनाई जाती थी। और धनुष बाण का आविष्कार, इस सूक्ष्म पाषाणों की लकड़ी या हड्डी में फंसा करके बाण और भाले बनाए जाते थे, याद रखिएगा। ये चाहे हड्डी हो और चाहे लकड़ी हो या जो है उसी के पत्थर का को लगा करके जोड़ करके और फिर उसको जो है चलाया जाता था, जिससे शिकारी जो है शिकार कर सके और जो है उसको खाद्य संग्रह इकट्ठा कर सके, क्योंकि जानवर छोटे होते थे, उनको मारना आसान काम नहीं था। कर्नाटक के याद रखिएगा जल्ला हल्ली में अंग्रेजी के डी आकार के तिरछे तीर जो है फलकों का एक अनूठा निर्माण हुआ था कर्नाटक में, यह भी एक हथियार था उस काल का। मध्य पाषाण काल का कहा भौगोलिक विस्तार कहा जाए तो मध्य पाषाण काल के क्षेत्र कहां कहां पाए गए हैं, इसको अगर हम देखते हैं, सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 राजस्थान। राजस्थान में मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से पाए गए हैं। नंबर 1 है बागोर, कोठारी नदी घाटी तट पर B.N. मिश्र द्वारा उत्खनन, तो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल स्थल है, याद रखिएगा। और यहाँ पर 5000 ईसा पूर्व में पशुपालन किया जाता था। तो पशुपालन का पहला साक्ष्य भारत में कहा मिलता है, बागोर में मिलता है, याद रखिएगा। बागोर में ही पहली बार राजस्थान में और आदमगढ़ में पहली बार जो है मध्य प्रदेश में पशुपालन की शुरुआत होती है। भारत में अगर पूछा जाए कि पशुपालन शुरुआत कहाँ होती है, तो राजस्थान के बागौर में होती है, ये बात याद रखिएगा। और दूसरा मध्य प्रदेश के आदमगढ़ में होती है। यहीं पर 2 जगहों पर सबसे पहली बार पशुपालन की शुरुआत होती है, याद रखिएगा। और आपका तिलवाड़ा बाड़मेर में। गुजरात में याद रखिएगा मध्य पाषाण काल का स्थल गुजरात में कहा पाया गया है, तो लखनाज। ये क्वेश्चन कम से कम 50 बार आ चुका है कि लखनाज किस काल का है, मध्य पाषाण काल का है। H.D. संकालिया द्वारा उत्खनन किया गया था, शुष्क क्षेत्र का पहला स्थल है। गैंडे की हड्डी सर्वोत्तम उपकरण मिला है, और यहाँ पर जो है कहा जाए लोटेश्वर आपका जो है कनेवल, ये 2 स्थान है। तो गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण आपका लखनाज है, जो आपका मध्य पाषाण काल का, और यहाँ से जो है गैंडे की हड्डी पाई गई है। और बागोर राजस्थान में, यहाँ से पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ये याद रखिएगा। 2 हो गया। तीसरा मध्य प्रदेश में आदमगढ़ की बात करते हैं। आदमगढ़ याद रखिएगा R.B. जोशी द्वारा खोजा गया था। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर भी पशुपालन के पहली बार साक्ष्य मिलते हैं। तो पशुपालन की शुरुआत भारत में सबसे पहले 2 ही जगह हुई थी, एक आदमगढ़ से, एक बागौर से। इसके बाद भीमबेटका याद रखना B.S. वर्णकर द्वारा इसको खोजा गया था। भीमबेटका में 550 से अधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं।
इसके बारे में आगे आपको मैं डिटेल में बताऊंगा भीमबेटका के बारे में। और पंचमढ़ी में जम्बू द्वीप और आपका भ्रांतनीर आपका यहाँ पे भी पहाड़ियों में गुफाएं बना करके लोग रहते थे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भीमबेटका के बारे में तो हम अलग से आपको बताएंगे ही इसी बीट क्लास में, लेकिन इसके बाद याद रखिएगा ये सब मध्य पाषाण काल के स्थल हैं, यहाँ से जानकारी मिलती है। दक्षिण और पूर्व की बात करते हैं तो टेरी समूह तमिलनाडु में रावर्स ब्रूसफुट द्वारा खोजे गए 11 बालू के टीले मिले हैं। पैसरा बिहार और आपका बीरभूनपुर आपका पश्चिम बंगाल में बीबी लाल द्वारा खोजा गया, तो पैसरा बिहार में है। ये भी जो याद रखिएगा कहाँ से है, तो मध्य पाषाण काल से यहाँ से उपकरण पाए गए हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जाएगा। जीवन, मृत्यु और संघर्ष, विंध्य और गंगा घाटी के रहस्य की बात कर लेते हैं। देखना स्तंभ गर्त और आपका गर्त चूल्हा ऐसे बनता था। व्यवस्थित जो आपका अंतिम संस्कार इस तरह से कराया जाता था इनका, कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इस तरह से जो है पालतू कुत्ते को भी दफनाया जाता था। अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का एक जिला है प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में ये 3 स्थल पाए गए हैं जो मध्य पाषाण काल से जुड़े हुए हैं, और यहाँ क्या क्या पाया गया है जाके पेपर में देखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक पहला स्थल पाया गया है सराय नाहर राय। सराय नाहर राय याद रखना प्रतापगढ़ जिले में है। जी.आर. शर्मा द्वारा इसको उत्खनन किया गया था। जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं। यहाँ पर इन्होंने एक ही कब्र में 4 कंकाल मानवीय आक्रमण या युद्ध का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। अगर एक ही कब्र में 4 कंकाल पाए गए, इसका मतलब है कि कोई मानवीय आक्रमण हुआ होगा, मार के दफना दिया गया होगा। यह हो सकता है कि युद्ध का कोई प्राचीनतम साक्ष्य मिला हो, क्योंकि इतिहास साक्ष्यों के आधार पर अनुमान लगा के बनाया गया है। और स्तंभ गर्त और 8 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। ये ऐसे ही चूल्हों के प्रमाण पाए गए हैं। कहां पर? सराय नाहर। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। तो प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश में पहला क्षेत्र आपका सराय नाहर राय हो गया। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि सराय नाहर राय कहां है? प्रतापगढ़ जिले में। इसी प्रतापगढ़ जिले में दूसरा क्षेत्र है दमदमा। ये भी क्वेश्चन जाके देखिएगा, कम से कम 50 बार एग्जाम में आया है। सर्वाधिक 41 शवदान यहां से मिले हैं। शवदान मतलब होता है दफनाए गए हैं। और एक ही कब्र में 3 कंकाल, त्रिमानव समाधि और हाथी दांत यहां पाया गया है। सर्वाधिक 41 लोगों को दफनाने का साक्ष्य मिला है यहाँ पर। दमदमा प्रतापगढ़ में ही है, और एक ही कब्र में 3 कंकाल को दफनाया गया है। ठीक है। इसके अलावा इसी प्रतापगढ़ का तीसरा जो क्षेत्र है वो आपका जो है क्या है? मातहा है। सर्वप्रथम बूचड़ खाने वध स्थल का साक्ष्य मिला है। और इसका मतलब है कि यहाँ के लोग मांसाहारी जब थे तो एक ही जगह मांस काटने के साक्ष्य मिले, बूचड़ खाना पाया गया है। और हड्डी के आभूषण, स्त्री पुरुष की युगल समाधियां और 35 चूल्हे पाए गए। इसका मतलब है कि यहाँ सामूहिक रूप से रहते थे। अगर 35 चूल्हा पाया गया है तो कोई गांव रहा होगा। और स्त्री पुरुष की युगल समाधियां पाई गई, अर्थात एक ही समाधि में स्त्री को और पुरुष को दोनों को दफनाया गया है। लेकिन दमदमा में जो त्रिमानव समाधि पाई गई है, एक ही समाधि में 3 मानव को दफनाया गया है। ये बात याद रखिएगा। ये तीनों स्थल प्रतापगढ़ जिले में पाए गए हैं। क्वेश्चन याद रखिएगा, सराय नाहर राय, दमदमा और आपका मदहा, ये तीनों क्षेत्र याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है, और ये मध्य पाषाण काल के स्थल हैं। इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। भारत में मानव अस्थि पंजर के सबसे पहले जो अवशेष पाए गए हैं वो सराय नाहर राय से पाए गए हैं और मदहा से ही प्राप्त हुए हैं। इन स्थलों की कब्रों में दंत रोग के साक्ष्य भी मिले हैं, अर्थात उनके दांत में कोई रोग था। इस अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर कोई डेंटल डिजीज रही होगी, कोई दांत की बीमारी रही होगी यहाँ के लोगों में। इसके भी साक्ष्य यहाँ पे पाए गए। तो ये मानव के अस्थि पंजर सबसे पहली बार कहीं पाए गए उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पाए गए हैं, सराय नाहर राय में। ये भी मैंने अभी बताया। यहाँ पे 4 कंकाल मिले हैं और यहाँ 41 जो है कब्र पाई गई है। तो इस आधार पर अनुमान लगाया गया कि सबसे पहले यही 2 क्षेत्र हैं, सराय नाहर राय और आपका दमदमा। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है दमदमा कहाँ पर है, सराय नाहर राय कहाँ पर है। इनको याद रखिएगा, यहाँ क्या पाया गया है ये भी याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। ठीक है। शैल चित्रकला, आदिम मानव का कैनवास। याद रखिएगा,
भीमबेटका में याद रखिएगा, भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। तो भीमबेटका और मिर्जापुर में मानव जो है उस समय गुफाओं में रहना शुरू किया। भीमबेटका में याद रखिएगा उसकी खोज किसने किया था? बीएस वड़ारकर द्वारा खोजा गया था। एल्चिन के अनुसार यह चित्रकारी कार्बन वर्तिकल से बनाए गए रेखांकन है, मुख्य विषय पशु है। उस काल में मानव चित्रकला की शुरुआत हुआ पहाड़ों की सैल में गुफा बना करके, और जब पत्थरों को काट गुफा बना करके मानव रहना शुरू किया तो उन दीवारों पर ऐसे ही चित्र बनाना मानव शुरू किया था, और चित्र ऐसे बनते थे जैसे ये मानव है, ऐसे चित्र बनाए जाते थे, ऐसे करके, दो हाथ दो पैर। तो मानव का आकार कोई स्पष्ट नहीं होता था, और किसका शिकार करते थे? उसी जानवर का चित्र बनाते थे। और यहाँ के जो चित्र पाए गए किसी धर्म से जुड़े नहीं है। और भीमबेटका के जो चित्र है याद रखिएगा उस दीवारों पे बनाए कब गए? जब मानव का पेट भर गया, जब मानव शिकार करके थक जाता था, खा करके जब गुफाओं में आता था, तो कोई न कोई कलाकारी जो मन में सूझती थी, जो लोग करते थे उसको विचार में व्यक्त करने का आया, तो उन लोगों ने ऐसे ही काम किया। और चित्रकला जो है एक क्या है, व्यक्तिगत विचार ही है, जो आता है लोग उसको उकेर देते हैं। तो जो मानव को समझ में आया, जो मानव दिन भर करता था, शिकार करता था या एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए भी डांस का, इन सब का जो चित्र बनाता था भीमबेटका में, वही सब के चित्र पाए जाते हैं। और भीमबेटका में बहुत सारे चित्र पाए गए हैं। जरा इन चित्रों को देखिए, भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं दीवारों पे बनाए गए हैं। लाल गेरुआ रंग का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि विंध्य पर्वत के क्षेत्र में लाल बलुआ पत्थर पाया जाता है, तो उसी को पीस करके या उसी को चाक का इस्तेमाल करके और बड़े बड़े पत्थर से, देखो आप दीवारों पर कैसे उकेरे गए हैं, अलग अलग चित्र यहाँ पर आप देख सकते हैं। भीमबेटका के चित्र ऐसे ही मिले। आप नेट का भी इस्तेमाल करके भीमबेटका के चित्रों को देख सकते हैं कि भीमबेटका में जो चित्र पाए गए हैं कैसे पाए गए हैं। जो मानव की गतिविधियां लोग मानव करता था उसी को चित्रों के माध्यम से शिकार करते हुए, डांस करते हुए, ठीक है, इन सबके चित्र वहां पे पाए गए हैं, इसको याद रखिएगा। और मिर्जापुर में लिखनिया दरी नामक स्थान है, वहां से भी ऐसे ही गुफाएं पाई गई हैं और जहां चित्र पाए गए। आदमगढ़ याद रखिएगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। यहाँ की गुफाओं में शिकार के स्पष्ट और आपका जीवंत दृश्य गैंडे का शिकार का मुख्य यहाँ पाया गया। एक गैंडा है और चारों तरफ से इसको शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो मानव उस समय यही सब चित्र बनाता था, धर्म के चित्र नहीं बनते थे, क्योंकि धर्म का विकास ही नहीं हुआ था इस काल में। याद रखिएगा, धर्म का विकास बाद में हुआ। आगे आपका मोरहना पहाड़, ये यूपी में है, मिर्जापुर के पास है। 2 रथ और 3 कमान लिए सैनिक एक सूक्ष्म पाषाण काल में धनुष बाण के प्रयोग का जो है अकाट्य प्रमाण मिलता है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तीर कमान लिए जो है सैनिक जो है 2 रथों पर जा रहे हैं, और कुछ लोग शिकार देखो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तीर धनुष का इस्तेमाल कर रहे हैं। और मध्य पाषाण काल में तीर धनुष का आविष्कार हुआ था, क्योंकि उस काल में मानव पहले इसको शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया था तीर धनुष का, लेकिन बाद में युद्ध करने लगा, इसी से एक दूसरे को मारने लगा। ये जानवर को मारने के लिए किया गया था, बाद में मानव एक दूसरे को मारने के लिए भी इसका इस्तेमाल करने लगा। याद रखिएगा, तो तीर धनुष का आविष्कार जो हुआ वो मध्य पाषाण काल में हुआ। अब आप देखो, जो एक्टिविटी वो लोग करते थे उसी को चित्रों के माध्यम से उकेरने का काम करते थे। तो इन सब क्षेत्रों के नाम याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, संक्रमण काल शिकार से उत्पादन की ओर। याद रखिएगा, संक्रमण काल शिकार से उत्पादन की ओर मतलब यह हुआ कि मध्य पाषाण काल में ही मानव शिकार से उत्पादन की ओर कैसे हुआ। पहले शिकार करता था मानव, और मध्य पाषाण काल को संक्रमण काल कहते हैं, क्योंकि ये पुरा पाषाण और नव पाषाण काल के बीच का क्षेत्र है, समय है। और इस काल में मानव जब शिकार करता था तो शिकार से मानव धीरे धीरे क्या बन गया, उत्पादक बन गया, उत्पादन करने लगा, अर्थात पशुपालन बन गया। अब मानव पशुपालक बन गया और पशुओं को पालने लगा। तो पशुपालन के साक्ष्य पहली बार कहां पाए गए? मध्य पाषाण पाए गए। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत किस काल में होती है, तो मध्य काल में होती है, मध्य पाषाण काल में होती है। और पहली बार मध्य पाषाण काल में कहां होती है? तो 2 क्षेत्र हैं। पशुपालन की शुरुआत 5000 ईसा पूर्व में बागौर राजस्थान में होती है, बागौर राजस्थान में है। और वहीं पर पहली बार पशुपालन की शुरुआत की जानकारी मिलती है, मैंने ऊपर भी बताया था। और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कुत्ता मानव का पहला पालतू जानवर था, क्योंकि कुत्ते द्वारा
वो शिकार करने में उनको योगदान देता था। इस आज भी जनजातियां जब कहीं शिकार करने जाती हैं जंगलों में, या जो देखा होगा तो वो लोग क्या करते हैं, जो है कुत्ते का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो नहीं तोड़ सकते हैं। वो जंगलों के बीच में पतले पतले रास्ते पे झाड़ियों में नहीं जा सकते, तो कुत्ता ही जा सकता है, शिकार करके लेके आता है। वो ऐसा ट्रेंड करते हैं, आपने कभी मूवी वूवी में कहीं देखा भी होगा। तो पशु, अगर पूछा जाए कि पशुपालन की शुरुआत पहली बार कहाँ होती है, तो बागौर राजस्थान और होशंगाबाद, ये होशंगाबाद में आदमगढ़ है मध्य प्रदेश में, यही दो दो जगह पहली बार पशुपालन की शुरुआत होती है। मैं बार बार बता दे रहा हूँ। और पशुपालन के पहली बार मध्य पाषाण काल में इन्हीं दो क्षेत्रों में शुरुआत होती है। याद रखना 5000 ईसा पूर्व में। अग्नि का नियमित प्रयोग, याद रखिएगा, आग का आविष्कार मानव ने उच्च पुरापाषाण काल में किया। जब मानव पत्थर को तोड़ रहा था तो तोड़ने के दौरान उसी में आग का आविष्कार हो गया। लेकिन आग का आविष्कार तो कर दिया मानव, लेकिन आग का यूज करना नहीं जानता था। तो मानव ने आग का प्रयोग करना कब सीखा, नियमित प्रयोग करना कब सीखा? मध्य पाषाण काल में। अर्थात इससे हम मसाल बना सकते हैं, इससे हम मांस को भूज सकते हैं, इससे हम जंगल को साफ कर सकते हैं, इससे हम जो है जानवरों को डरा सकते हैं, खुखार जानवर को भगा सकते हैं, और जो है भोजन बना सकते हैं। तो मानव ने पहली बार नियमित रूप से आग का नियमित प्रयोग करना कब सीखा? तो यह बात याद रखिएगा, किस काल में सीखा? मध्य पाषाण काल में। कैसे? आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, मैंने भी बताया, लेकिन इसका नियमित उपयोग मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण और नव पाषाण काल की शुरुआत में हुआ। ये बात याद रखिएगा। तो मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल के मानव ने आग का आविष्कार जो किया गया था उसका उपयोग करना सीख गया। तो आग का आविष्कार अचानक हुआ था पत्थर को तोड़ने के दौरान। आज भी आप 2 पत्थर उठाइए और उसको तेज तेज मारते देखिए, उसमें जो है चिंगारियां निकलती नहीं निकलती हैं। ठीक है। प्रारंभिक आवास, यानी बिहार के पैसरा में प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रथम साक्ष्य पाए गए। चौपानी मांडो से मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियां और जंगली चावल के प्रमाण मिले, और अन्य संग्रह के अन्न उत्पादन के संकेत मिले। अर्थात इस काल का मानव, मध्य पाषाण का मानव धीरे धीरे पशुपालन के साथ साथ कृषि भी करने लगा। थोड़ा मात्रा में कहीं कहीं चावल पैदा करने लगा, और कहीं कहीं पर मानव जो है आपका जो है अन्य अनाज के उत्पादन शुरू कर दिया, लेकिन बहुत कम पैमाने पर, व्यापक पैमाने पर नहीं कर पाया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नव पाषाण क्रांति। पॉलिश किए गए पाषाण उपकरण, जो पहले पत्थर पाए जाते थे ऐसे, उसको पॉलिश करके चमकीला बनाना शुरू कर दिया नव पाषाण काल के लोगों ने। तो प्रथम खोज 1842 ईस्वी में मेडोज टेरर को रायचूर से भारत का प्रथम नव पाषाण काल का कुठार मिला। 1860 ईस्वी में एलना मेसूरियन को टोंस नदी घाटी से सेल्ट प्राप्त हुआ, और यहीं से पहली बार नवपाषाण काल के उपकरण पाए गए। और किसने खोजा? मैसूरियन ने खोजा था। टोंस नदी घाटी कहां पर है? इलाहाबाद के पास है। ये गंगा की सहायक नदी है। लेकिन ये भी याद रखना, ये गंगा की सहायक नदी टोंस और भी है, वो आपका हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो टोंस नदी गंगा की भी सहायक नदी है और यमुना की भी है। यमुना जो सहायक नदी है वो हिमाचल प्रदेश बहती है, गंगा में आके वो यमुना मिलती है, और ये मध्य प्रदेश से बहते हुए गंगा में मिलती है। उसके जो है दाईं ओर से, याद रखिएगा, गंगा में ये इलाहाबाद के पास आके मिलती है। याद रखिएगा, इसी की बात हो रही है जो इलाहाबाद के पास है। का मानव जो है, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह पॉलिश किए गए उपकरणों की संस्कृति है। पत्थर के औजारों पर निर्भरता के कारण बस्तियां पहाड़ियों के आसपास बसती थी। जो मानव की बस्तियां बनती थी या तो पहाड़ों के आसपास, जैसे पत्थर मिल सके, या नदियों के किनारे जहां से पानी मिल सके। तो मानव का जो विकास हुआ था तो पहाड़ों किनारे या फिर नदियों किनारे हुआ था। ठीक है। कृषि का उदय, जो आपका उपमहाद्वीप के प्रथम अन्नदाता। यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, इस कंफ्यूजन को हम आपको दूर करेंगे। क्वेश्चन जाके देखिएगा, क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आपको कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात किया जाए, अगर कृषि का उदय किया जाए, तो उपमहाद्वीप की बात पहले कर लेते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप का में 5 देश आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 देश कौन कौन से आते हैं? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। जो भारत, जो हिमालय पर्वत है, वो हिमालय पर्वत के दक्षिण में ये 5 देश आते हैं।
जो एशिया महाद्वीप से एक अलग भौगोलिक स्थिति हिमालय प्रदान करता है, इसीलिए इन्हें भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत भी रहेगा, पाकिस्तान भी रहेगा। तो याद रखिएगा, हम 3 क्षेत्रों की पहले बात करेंगे, एक मेहरगढ़, एक लहुरा देव और एक आपका कोल्डी हवा। इन तीनों क्षेत्रों में अंतर क्या है, बहुत ध्यान समझिएगा, और तीनों से क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान देना। मानो जब इसकी खोज, लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी, तो मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। कहां पर है? पाकिस्तान में है। और लहुरा देव और कोल्डी हवा कहां है? भारत में है। तो लहुरा देव की खोज बहुत बाद में हुई, तो इसको थोड़ा सा अभी हम डल कर देते हैं, हटा देते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए इसको हटा देते हैं। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से पाए गए, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि साक्ष्य, अब भारतीय उपमहाद्वीप की बात हो रही है तो पाकिस्तान शामिल हो जाएगा। तो भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कृषि साक्ष्य कहां पाए गए, तो मेहरगढ़ में पाए गए 7000 बीसी में। ठीक, अगर उपमहाद्वीप हटा दे और केवल यह बात करें कि भारत में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य कहां पाए गए थे, तो हम कोल्डिहवा रट लेते थे, जो 6000 ईसा पूर्व का था। कोल्डिहवा में 6000 ईसा पूर्व में कृषि साक्ष्य पाए गए, और ये 7000 पाया गया। ये पुराना हुआ या नया हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप आ जाता था तो हम मेहरगढ़ लगा देते थे, और केवल भारत पूछता था तो कोल्डिहवा लगा देते थे। मेहरगढ़ में गेहूं की खेती और कपास की खेती शुरुआत हुई थी, तो गेहूं की खेती पहली बार भारत में कहां होती है, तो मेहरगढ़ ही माना जाएगा, भारतीय उपमहाद्वीप मेहरगढ़ होगा। और कृषि की शुरुआत सबसे पहले कहां हुई, तब भी मेहरगढ़ ही मानते थे हम, जब तक लहुरा देव की खोज नहीं हुई थी। लेकिन लहुरा देव की जब खोज हो गई और लहुरा देव में कृषि के साक्ष्य 9000 में पाए गए, अर्थात यहां 9000 बीसी में कृषि साक्ष्य पाए गए, याद रखिएगा। ठीक, और लाहौर कोल्डिहवा में 6000 में पाए गए। ठीक है, कोल्डिहवा में कितना? कोल्डिहवा में 6000 में पाए गए, और मेहरगढ़ में 7000 पाए गए। तो जब तक, ध्यान दीजिएगा, जब तक लहुरा देव नहीं खोजा गया था, तब तक मेहरगढ़ को ही भारतीय उपमहाद्वीप पे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता था, और भारत में कोल्डिहवा का माना जाता था। गेहूं की पहली खेती शुरुआत मेहरगढ़ में हुई, ये माना जाता था, और चावल की खेती शुरुआत सबसे पहले कहा हुई? कोल्डिहवा में, ये माना जाता था। लेकिन जब लहुरा देव खोज लिया गया और लहुरा देव का काल 9000 देखा गया, अब याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप पे कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां पाए गए, अब लहुरा देव हो जाएगा, मेहरगढ़ नहीं होगा, क्योंकि मेहरगढ़ 7000 है और ये 9000 है। ये पहला क्वेश्चन। कृषि के साक्ष्य में अब लहुरा देव हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप पे चावल की खेती की शुरुआत पहली बार कहां हुई थी, तब भी लहुरा देव होगा। अब कोल्डिहवा नहीं होगा। पहले कोल्डिहवा चावल के लिए और मेहरगढ़ के लिए, गेहूं के लिए इस्तेमाल करते थे। अब चाहे कृषि की बात करें और चाहे चावल की बात करें, दोनों लहुरा देव हो जाएगा, और दूसरा स्थान भारत में तब कोल्डिहवा होगा, 6000 में होगा। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ऑप्शन में मेहरगढ़ भी रहे और लहुरा देव, तो लहुरा देव टिक लगाइएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप में गेहूं की खेती साक्ष्य कहां पाएंगे, तो मेहरगढ़ सही हो जाएगा, क्योंकि लहुरा देव में गेहूं खेती होती नहीं थी, यहाँ गेहूं खेती नहीं होती थी, गेहूं खेती मेहरगढ़ में होती थी। तो गेहूं के मामले में मेहरगढ़ लगाइएगा। चावल और कृषि की शुरुआत की अगर बात की जाए तो लहुरा देव लगाइएगा। ये अंतर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, ठीक है। और इन तीनों को एक साथ कंफ्यूजन ना हो, मैंने यहाँ एक लिस्ट लगा दे रहा हूँ, इसको भी देख करके याद कर लीजिएगा। मैंने इसको यूट्यूब पे पोस्ट पे डाला भी हूँ कई बार, कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो यही सब क्वेश्चन बार बार बच्चों के मन में आता, सर ये क्या है, वो क्या है, तो यही सब अंतर है, याद रखिएगा। अब पहले मेहरगढ़ की बात कर लेते हैं। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान में है, बोलन नदी घाटी के किनारे है। बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश बहती है, बेलन, अंतर समझिएगा, बेलन, और ये बोलन नदी घाटी है, ये पाकिस्तान में बहती है, ये सिंधु की सहायक नदी है। उत्खनन जीन आपका फ्राकोइस आपका जेरिज ने किया था 1974 में। उपाधि बलूचिस्तान का अन्न भंडार और रोटी की टोकरी कहते हैं मेहरगढ़ को। गेहूं, कपास और सर्वप्रथम रागी की खेती यहीं पर हुई है, और आज भी इसी को मानते हैं, क्योंकि गेहूं खेती यहां नहीं हुई,
कपास खेती यहाँ नहीं हुई है, तो हम इसी को मानेंगे मेहरगढ़ में ही गेहूं, कपास और सर्वप्रथम रागी की खेती की शुरुआत हुई। जीवन शैली, कच्ची ईंटों से बने सिगार के आकार के अंगीठियों वाले मकान, पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष और कारीगरी की कब्र पाई गई है, कारीगर की कब्र पाई गई है। और तांबा भी यहीं गलाया जाता था, तांबा गलाने के भी साक्ष्य यहाँ मेहरगढ़ में पाए गए हैं। यहाँ गेहूं खेती होती है, जिसे रोटी की टोकरी या बलूचिस्तान का अन्न भंडार भी कहा जाता है। यहाँ पर गेहूं की खेती की शुरुआत होती है पहली बार पूरे भारतीय महाद्वीप पे। गेहूं खेती और कपास और रागी खेती यहीं शुरू होती है 7000 ईसा पूर्व में, याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछ दिया जाए भारतीय महाद्वीप में कृषि शुरुआत पहली बार कहाँ हुई है, तो मेहरगढ़ लगाइए, क्योंकि 9000 ईसा पूर्व की बात है, याद रखिएगा। दूसरा, लहुरा देव और कोल्ढेवा की बात करें तो लहुरा देव का जो समय है 9000 है बीसी है, और कोल्ढेवा का समय कितना है 6000 बीसी है। लहुरा देव याद रखिएगा, ये संत कबीर नगर जिला एक बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, वहां पर है। नवीनतम खोज 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व का चावल की खेती के साक्ष्य मिले। भारत में खेती का प्राचीनतम प्रमाण भी यहीं से मिला है, तो चाहे खेती प्रमाण का हो चाहे चावल, दोनों लहुरा देव हो जाएगा। कोल्ढियावा इलाहाबाद में है उत्तर प्रदेश में, यहाँ 6000 ईसा पूर्व के चावल धान के स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। तो जब लहुरा देव नहीं खोजा गया था तो हम कोल्ढियावा को ही मानते थे कि यहीं पर चावल खेती पहली बार भारत में शुरू हुई है, भारतीय महाद्वीप में शुरू हुई है। विशेषता क्या है, कोल्ढियावा से डोरी रस्सी छाप के जो हाथ से बने मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं, ये भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो कोल्ढियावा, लहुरा देव और मेहरगढ़ में क्या अंतर है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से बार बार पूछा जाता है, गलती बिल्कुल मत करिएगा, एक एक चीज को याद रखना जरूरी है। क्षेत्रीय विविधता, उत्तर कश्मीर की कर्तवास संस्कृति, याद रखना। जो आपका नवपाषाण संस्कृति है वो कहाँ कहाँ पाया गया, सबसे पहले हम बात करेंगे कश्मीर की। कश्मीर में याद रखिएगा ऐसे गर्त आवास बना करके रहते थे। तो गर्त आवास के साक्ष्य दो जगह पाए गए हैं, एक बुर्ज होम से और एक आपका गुफक राल से, ये दोनों जम्मू कश्मीर में है। और यहीं से नवपाषाण काल के लोग रहते थे और जो है गर्त आवास बना के रहते थे। ऐसे ही गर्त आवास बना लेते थे और ऐसे ही उसके अंदर रहते थे, ठीक है। विशेषता, यहाँ माइक्रोलिथिक सूक्ष्म पाषाण का पूर्णतः अभाव था, पत्थर और हड्डियों के औजार प्रमुख थे। बुर्ज होम याद रखिएगा, यह बुर्ज वृक्ष का स्थान है, खोज इसकी 1935 में हुई थी। अनूठी प्रथा क्या है कि मालिक के शव के साथ पालतू कुत्तों और भेड़ियों को दफनाने की प्रथा थी, भारत में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। तो पालतू कुत्ते को या भेड़ियों को दफनाया जाता था, मानव के कुत्ते कंकाल भी पाए गए हैं यहीं पर। गर्त आवास, ये सब गर्त आवास है, यहीं सीढ़ी बना करके अंदर में आकर के रहते थे, क्योंकि वह बर्फ बहुत ज्यादा गिरती थी। दूसरा गुफकराल है, कुल्हाड़ कुम्हार की गुफा, गुफकराल मतलब कुम्हार की गुफा होता है। इसका उत्खनन 1981 में। विशेषता, अनाज पीसने और वस्त्र सिलने की विधि के प्रमाण मिलते हैं और तांबे की हेयरपिन भी यहीं प्राप्त हुई है। तो तांबे की हेयरपिन प्राप्त हुई है और यहाँ पर अनाज पीसने और अन्न सिलने के लिए जो है सुई का और जो है मसाला पीसने वाला जो पत्थर उसका जो यहाँ पाया गया, और गर्त आवास भी यहाँ पाया गया है। तो गर्त आवास बुर्ज होम और गुफकराल में पाया गया, जो दोनों कश्मीर में। ऐसे ही झोपड़ी बना करके रहते थे, ऊपर ऐसे ही ढक देते थे और नीचे ऐसे रहते थे। इससे दो सुरक्षा होती थी, खतरनाक जानवरों से भी और ठंडी से, बर्फ गिरती थी यहाँ पर तो उससे जो है इनको आराम मिलता था। तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और इस तरह से मैप बना करके इसको पढ़ना आसान रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय विविधता, पूर्व चिरांद से अस्थि उपकरण। चिरांद कहाँ है, ये बिहार में है, सारण जिले में। यहाँ से भी नवपाषाण काल के हिरण की हड्डियां पाई गई हैं, हिरण की सींग पाई गई है, और इस तरह के औजार कहाँ पाए गए हैं, चिरांद से पाए गए हैं, जो आपका पूर्वी भारत अर्थात बिहार में सारण जिले में है। लिखा है कि भौगोलिक स्थिति, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदियों के संगम पर स्थित सारण जिले में। पुरातात्विक विशेषता, पत्थर के उपकरणों का पूर्ण अभाव है, यहाँ पत्थर के उपकरण नहीं पाए गए हैं। कहां पर, चिरांद में, क्योंकि पत्थर यहाँ पाया नहीं जाएगा, क्योंकि नदी किनारा है, पत्थर कैसे पाया जाएगा। यहाँ से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, ये देख सकते हैं। सामग्री, ये उपकरण मुख्य रूप से हिरण के सींगों से निर्मित है। हिरण के सींग कहाँ पाए गए हैं, चिरांद से पाए गए, याद रखिएगा। और चिरांद किस काल का है, नवपाषाण काल का स्थल है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गलती बिल्कुल मत करिएगा। संबंधित खोज, असम और मेघालय में गारो पहाड़ियों से भी नवपाषाण काल के उपकरण मिले हैं। और चौपानी मांडो, उत्तर प्रदेश में मृद भांड के उपकरण का सबसे पुरातात्विक साक्ष्य मिला है। चौपानी मांडो कहाँ पर, इलाहाबाद में है। और यहाँ से भी जो है इस काल के जो है औजार पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। मिट्टी के बर्तन ऐसे ही बनते थे, याद रखिएगा। और यहाँ पर जो है
हिरण की सींग जरूर याद रखिएगा, ये चिरांद में पाया गया, सारण जिले में, इंपॉर्टेंट है, गलती मत करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्षेत्रीय विविधता दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, और दक्षिण भारत में नवपाषाण काल में क्या क्या गतिविधियां होती थी। जैसे मवेशी हैं, जो पालतू पशु उन्हें मवेशी कहते हैं, गोबर इकट्ठा होना और उन्हें आग लगा के जला देना और उससे भस्म टीला बन जाता था। ये सबके अवशेष पाए गए दक्षिण भारत में। कैसे? निर्माण प्रक्रिया, जब मवेशी पालने वाले समुदायों की बस्तियों के अवशेष हैं, बाड़े में जानवरों का गोबर इकट्ठा किया जाता था और उनमें आग लगा दी जाती थी, जो राख का ढेर में बदल गया था। इसी ऐसे राख ढेर पाए गए हैं। खोज इसकी 1872 में बेल्लारी कर्नाटक में विलियम फ्रेजर द्वारा नवपाषाण स्थल की खोज की गई है, याद रखिएगा, दक्षिण भारत में। और आप देखना, अगर उत्तर भारत की बात करें तो कहाँ खोजा गया है, आपका टोंस नदी घाटी में। इसके अलावा टीजे आपका न्यू बोल्ड ने आपका कुपगल से राख के टीले खोजे गए, एक वहां पर स्थल है, याद रखिएगा। तो राख के टीले वहां पर दक्षिण भारत नवपाषाण काल में पाए गए। प्रमुख स्थल कर्नाटक में यदना पिक्की पिक्की लीहल, संगन कल्लू और आपका जो है कुपगल और आपका क्या कहते हैं बुदिहल, ये सामुदायिक भोज का साक्ष्य है। यहाँ सबसे जो है पाए गए कर्नाटक के क्षेत्र प्रमुख नवपाषाण काल के हैं। इनमें ये दो क्षेत्रों को याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपका सुपारी के साथ आपका जो है बाटगल से और आपका टेक्कल कोट से आपका सोने की जो है बालियां पाई गई हैं। आंध्र प्रदेश में याद रखेगा जो है उतनूर और आपका जो है पलवाय से। सभी दक्षिण स्थलों से राख के टीले प्राप्त नहीं हुए हैं, ये भी याद रखना। तो राख के टीले केवल कहां प्राप्त हुए हैं? कर्नाटक में प्राप्त हुए हैं। याद रखना कैसे बनते थे, मैंने बता दिया है। कुम्हारी और अस्थायी ग्राम जीवन। नवपाषाण काल के लोगों ने सबसे पहले आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, अर्थात कैसे कैसे चीजों का आविष्कार करना शुरू किया। कृषि की शुरुआत के साथ अन्न भंडार की आवश्यकता पड़ी, और जब अन्न भंडार की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए क्या करना पड़ा? आरंभ में हाथ से बनाए गए बर्तन बनाना पड़ा। बर्तन में वो अनाज रखेंगे कहां पर? और जब कृषि करना शुरू किया, मान लो एक खेत है, तो खेत की रखवाली करने के लिए वहीं पे पास में घर बनाना पड़ेगा, नहीं तो खेत नष्ट हो जाएगा, जानवर या कोई नष्ट कर देगा। तो वहीं पर छोटी छोटी बस्तियां बनने लगी, जिससे जो है गांव का विकास हो गया। इसके बाद कुम्हार के चाक का प्रयोग हुआ और पालिशदार काला मृदभांड, आपका धूसर और मंद मृदभांड, ऐसे मिट्टी के बर्तन बनने लगे। तो मानव ने चाक का जो आविष्कार किया था नवपाषाण काल में किया, उसको महसूस हुआ कि हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाना आसान नहीं। और धीरे धीरे अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए चाक का इस्तेमाल किया, और चाक जिस दिन मानव ने चलाया, विकास का पहिया चलाया, और आज भी विकास का पहिया आगे चलता चल रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। जीवन शैली में परिवर्तन। स्थिर ग्राम जीवन की शुरुआत होती है, की स्थापना हुई। नाव निर्माण की शुरुआत इस काल में हुई। प्रमुख फसल रागी, कुल्थी, चावल, गेहूं और जौ की खेती इस काल में व्यापक पैमाने पर शुरू हो गई। तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं सभ्यता के दो चरणों का। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल का तुलना करेंगे तो जल्दी याद होता है। पाषाण उपकरण की बात करें तो माइक्रोलिथिक 1 से 5 सेंटीमीटर की, याद रखिएगा, आपका फ्लोटिंग तकनीक इस्तेमाल करके बनाते थे। पालिश किए हुए भारी जो कुठार का इस्तेमाल नवपाषाण काल में हुआ। आजीविका, शिकारी संग्राहक थे और प्रारंभिक पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में होती है, बागोर और आदमगढ़ से। इस काल में कृषि और व्यवस्थित पशुपालन की शुरुआत और यहीं पर आवास हो जाती है। आवास, प्राकृतिक शैलाश्रय, तंबू और शुरुआती झोपड़ियों में रहते थे। कच्ची ईंटों के घर, गर्तवास और अस्थायी ग्राम जीवन की शुरुआत होती है, गांव गांव बनने लगे। मुख्य नवाचार, धनुष बाण का आविष्कार इस काल में हुआ, मध्य पाषाण काल में। व्यवस्थित जो है अंतिम संस्कार करते थे, उत्तेष्टि करते थे। कुम्हार का चाक का आविष्कार हुआ, अग्नि का नियमित प्रयोग और नाव का निर्माण इस काल में शुरू हुआ। प्रमुख स्थल की बात करते हैं तो बागोर, भीमबेटका, आदमगढ़, सराय नाहर राय ये क्षेत्र है। मेहरगढ़, लौरादेव, बुर्जहोम और आपका संगन कल्लू, आपका जो दक्षिण भारत कर्नाटक में, ये आपका नवपाषाण काल के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं तो चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। आपका निष्कर्ष, सभ्यता की अस्थायी नींव की बात करते हैं तो मध्य पाषाण काल से मानव को प्रकृति को समझना सिखाया,
जबकि नव पाषाण काल ने प्रकृति को अपने अनुकूल ढालना सिखा दिया। तो याद रखना, इस काल में नव पाषाण काल में खेती कर रहा है और मध्य पाषाण काल में तीर धनुष चला रहा है और उससे शिकार कर रहा है। भोजन उत्पादन, जानवरों को पालतू बनाना, बर्तन निर्माण और स्थिर ग्राम आवास, इन्हीं पाषाण युगीन क्रांतियों ने उस दृढ़ सभ्यता की नींव रखी जिसमें आज पूरी मानव जो है जाति निवास करती है। तो जो आज चक्का चल रहा है पहिया, उसको नवपाषाण काल के लोगों ने ही चलाया था। अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, गलती हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक करते हैं। तो याद रखना, प्राचीन भारतीय इतिहास के अलग अलग टॉपिक को अलग अलग क्लास के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सबको 1 बाय 1 देखते रहिएगा और कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, उसका पीडीएफ उसी के साथ लगा रहेगा। नहीं मिलेगा मुझे आप मैसेज करेंगे, आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बहुत महत्वपूर्ण ये सब टॉपिक है, इनको याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। आज हम लोग यहीं तक करते हैं, मिलते हैं हम लोग एक नई क्लास के साथ। ओके, थैंक यू।